हाँ जी, हैप्पी न्यू ईयर। ओके। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम एपीपीएससी टारगेट कर रहे हैं? ओके, मतलब मेजरली आर फ्रेशर्स। कोई दिक्कत नहीं है, और मजा आएगा। ओके। अच्छा, आप में से ऐसे कोई है जो लास्ट टाइम इंटरव्यू तक पहुंचे हों, मेंस तक? नहीं, ओके। तो मेनली ज्यादातर देखिए हम लोग अभी नया स्टार्ट किए हैं, तो एपीपीएससी का जो जर्नी है ये एक मैराथन की तरह है, लंबा चलेगा। तो इसमें कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करेगा। अच्छा, आप में मेरे ख्याल से कुछ कुछ मुझे पुराने चेहरे भी दिख रहे हैं। अदर वनडे एग्जाम्स लाइक एपीएसएसबी वगैरह अटेम्प्ट है आप लोगों का, या डायरेक्ट अभी एपीपीएससी टारगेट कर रहे हैं? एपीएसएसबी वाला है कोई जिसने एपीएसएसबी के लिए प्रिपरेशन किया हो? आपने? ओके, ठीक है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, सिलेबस किस तरह से चलेगा, क्या आपकी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। थोड़ा सा साउंड का इको कम कर। किस तरह से आपका प्रिपरेशन चलेगा, क्या क्या आपको चीजें लेके चलना है, क्या क्या पार्ट आपको करके चलना है, उस पर ऑलरेडी हम कई सारी गाइडेंस वीडियोस बना चुके हैं। आगे रेगुलर बनाते रहेंगे, वो सब आपका चलता रहेगा। बट एक जनरल बात सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आप में से कई ऐसे एस्पिरेंट हैं जो फर्स्ट टाइम एपीपीएससी टारगेट कर रहे हैं। और अगर फर्स्ट टाइम आप एपीपीएससी टारगेट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे बेसिक फैक्ट्स हैं जिसकी क्लैरिटी आपको शुरू से लेके चलना है। देखिए, एक कॉमन सिनेरियो है, एक कॉमन तरीका है, आप कोई भी एग्जाम को टारगेट करें, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट टू थिंग्स फर्स्ट। पहली चीज जो होती है सर आपका, दैट इज योर सिलेबस। उसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। एपीपीएससी का सिलेबस ऑलरेडी हमारे पास है। सिलेबस सबके पास है, किसके पास नहीं है? आपके पास नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे फिर से, ठीक है, ग्रुप पे शेयर करवा देंगे आपके। तो सिलेबस की क्लैरिटी जरूर बना के रखनी है, क्योंकि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं यू हैव टू बी श्योर कि मैं अगर इसको पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं तो सिलेबस के कौन से हिस्से से हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो आपको क्लैरिटी होना सबसे जरूरी है। ऑनलाइन वाले समझ रहे हैं? ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, पीवाईक्यूज में हमने ऑलरेडी आपका 2024 2020 एपीपीएससी के जितने भी पुराने पेपर हो चुके हैं उनका पीवाईक्यू डिस्कशन ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। उसको हम दोबारा फिर से स्टार्ट कराएंगे। इस बार सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट कराएंगे कि मान लीजिए आपका, हम इकोनॉमी पढ़ लें तो इकोनॉमी से 2024 में क्या क्या सवाल आए, 2020 में क्या क्या सवाल आए, वो पूरा सीक्वेंस में आपको कराया जाए। वो सब भी आगे आपको मटेरियल मिल जाएगा। बट यू हैव टू मेक श्योर पीवाईक्यूज की भी आपको क्लैरिटी होती चले, क्योंकि सिलेबस क्या होता है, आपका पैरीमीटर डिसाइड कर देगा कि ये आपका पैरीमीटर है, इस रेंज में आपको प्रिपरेशन करनी है। एक बड़ा मिथ बना हुआ है कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन बहुत ही वास्ट है, कुछ भी रैंडम आ जाता है। यहाँ कोई भी चीज रैंडम नहीं है। आप कोई भी टॉपिक उठा के देखेंगे सिलेबस में, जो एग्जाम में पूछा गया है वो सिलेबस से ही कोई ना कोई टॉपिक से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब न्यूज़पेपर ओपन करते हैं, एक न्यूज आपको मिलती है कि वेनेजुएला में अटैक हुआ। अब आपको ये नहीं देखना कि हाँ वहां का पीएम वहां कितने बजे सोया था, कितने बजे अटैक हुआ, वो काम का नहीं है। सिलेबस अगर आप देखेंगे तो सिलेबस में आपको आईआर वाला टॉपिक मिलेगा। उसमें आपको ये देखना है कि वेनेजुएला पे जो अटैक है उसका इंडिया से क्या रिलेशन है, इंडिया पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमें उस पर फोकस करना है। मान लीजिए मोदी जी राहुल गांधी की लड़ाई हो रही है, हमें उससे मतलब नहीं है।
तो कंटेंट बहुत सारा है, जो हमें फिल्टर करने में हेल्प करेगा वो हमारा सिलेबस है। सिलेबस आपका पैरामीटर डिसाइड करेगा। अब उस पैरामीटर में, उस रेंज में कितनी डेप्थ तक जाना है, कहां तक के जो सवाल आएंगे वो हमें कहां से पता चलेगा, पीवाईक्यू से, कि वो कितना डेप्थ में जाके आपसे पूछ रहा है। तो प्रिपरेशन में सिलेबस और पीवाईक्यूज इन दोनों पे कमांड होना सबसे जरूरी है। एक चीज इंश्योर कर लीजिए, आपका जो भी स्टडी टेबल हो, जहां पर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेबस का प्रिंट आउट लगा के जरूर रखिए अपने पास, ताकि यू मस्ट हैव द क्लैरिटी कि भाई हाँ, हमारा जो टॉपिक है वो एक्चुअल में है क्या, कि जीएस 1 में क्या है, प्रीलिम्स में क्या है, जीएस 2 में क्या है, जीएस 3 में क्या है। ठीक है, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, ये जो आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी आपको प्रीलिम्स में भी मिलेगा, प्लस आपका जो जीएस का पार्ट 3 है, जीएस 3 वाला पार्ट है, पेपर 4 जीएस 3, इसमें आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन पूछा जाता है। आगे मैं आपके साथ रेगुलर गाइडेंस पे बात करता रहूंगा, प्रिपरेशन को किस तरह से करना है। ठीक है, उस पे भी रेगुलर बातचीत आपकी चलती रहेगी। बाकी अगर किसी को फिर भी डाउट है कि हाँ, एपीपीएससी में किस तरह से पैटर्न पे सवाल आते हैं, या मेरे को सिलेबस नहीं मिला, पीवाईक्यूज नहीं मिल रहा है, ये सारे आपकी जो भी क्वेरीज है, इसके लिए हमने एक आपको काउंसलर भी अपॉइंट किया है। ठीक है, आपके एपीपीएससी के काउंसलर जो होंगे वो आपसे फोन पे कनेक्ट रहेंगे, आप उनको कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, आपको जो भी क्वेरीज है, आपको कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो सारी आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करेंगे। उनका सिर्फ काम यही है कि आपसे इंटरेक्शन बना के रखना है। ठीक है, आप तो ईटन अगर आते हैं तो वो वी मार्ट वाले सेंटर में ही बैठते हैं, तो वी मार्ट में, यहाँ सेंटर में ही हम आपका मीटिंग अरेंज कर देंगे, कोई भी दिक्कत होने से आप बात कर सकते हैं। ठीक है, आपका मैं बहुत जल्दी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन भी उनसे करवा दूंगा, ताकि आप लोग जान जाएं, त्रिनयन सर हैं वो अभी आपका देख रहे हैं। ठीक है, अभी आसाम में कोचिंग में वो देखते थे, अभी अपना अरुणाचल में देखेंगे। क्योंकि वी हैव टू मेक श्योर, अभी जो सितंबर में आपका एग्जाम हो रहा है, ऐसा नहीं सोचना है कि अटेम्प्ट दे लेते हैं, देखा जाएगा। देखा जाएगा कंडीशन इस एटीट्यूड के साथ नहीं देना है। आपने क्लासेस ज्वाइन की हैं, आप साथ में बैठे हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जब जो सितंबर में एग्जाम होगा वो हर हाल में निकलना ही है। ठीक है, कोई डाउट के साथ नहीं बैठना है कि शायद निकल जाए। अगर मन में डाउट आ गया तो एग्जाम में और ज्यादा डाउट आएंगे। पहली क्लैरिटी मन में ही आपको लानी है। यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ कि आपको इस बार ही क्रैक करना है एट एनी कॉस्ट। जब आप इस एटीट्यूड के साथ बढ़ेंगे तब अपने अकॉर्डिंगली चीजों को प्रायोरिटाइज करेंगे कि हाँ, सितंबर में एग्जाम है, तो अभी मेरे लिए मनाली का ट्रिप इंपॉर्टेंट है या फिर आपका सिलेबस इंपॉर्टेंट है। खैर मनाली कौन जाएगा, हम तवांग जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपको श्योर करना है कि प्रीलिम्स में इस बार फोड़ना ही फोड़ना है। और प्रीलिम्स इज जस्ट अ पार्ट, एक बस ऑब्स्टिकल है, एक बस स्क्रीनिंग है। असली गेम अपना कौन सा है, मेंस का। असली गेम मेंस है। ये क्या है, ये बस एक स्क्रीनिंग है। लेकिन हाँ, इतना भी हल्का नहीं ले लेना है कि इसमें ही नहीं निकल पाए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही, आप मान के चलो, अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है कभी कभी। आप ऐसा मत सोचिए कि मेरा तो लास्ट टाइम प्रीलिम्स निकल गया था, 2 बार से निकल रहा है, 3 बार से निकल रहा है, तो हम इस बार निकाल ही लेंगे। और ये भी नहीं सोचना अरे मेरा तो फर्स्ट टाइम है, तो बहुत एक्सपीरियंस लोग निकालता होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, इसका कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि इतने एक्सपीरियंस होने के बाद ही आप एग्जाम निकाल सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योरसेल्फ। ये आपकी इंडिविजुअलिटी पे ही मैटर करता है कि आप 2 बार अटेम्प्ट दे के भी 3 बार निकाल पा रहे हैं या नहीं, या आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल ले रहे हैं। मैं जैसे आपका एक एग्जाम्पल देता हूं, अभी आपको जो अरुणाचल जी के पढ़ाएंगे, याइर मैम पढ़ाएंगे, अभी उनका भी क्लास होगा। मैम का लेक्चर्स वगैरह आप लोग देखते भी होंगे यूट्यूब चैनल पे। मैम खुद आपका इंटरव्यू अपियर्ड हैं, 3 बार उन्होंने एपीपीसीएस का मेंस लिखा है। उनके जो भाई हैं उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू क्लियर किया, और अभी वो सीईओ हैं, सीईओ की पोस्ट उन्होंने निकाली। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, आपका जो 2020 वाला एग्जाम हुआ था उससे।
जबकि मैम का कहना है उनके भाई उतना पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं थे, 12th में भी उतना अच्छा परसेंटेज नहीं था, बट स्टिल फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला। तो यहाँ ऐसा कोई बैकग्राउंड लेके नहीं चलना है कि हाँ मेरे इधर कम नंबर आ रहे हैं तो नहीं हो सकता है, या मेरा अभी ये अटेम्प्ट दे के देख लेते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से करेंगे। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, ये मौका मिला है, इसको ही ज़बरदस्त तरीके से निकालना है। तो रेडी हैं प्रिपरेशन के लिए? लंबा गेम है, मोमेंट्स आएंगे कि नहीं होगा मेरा, ऐसे ही मोमेंट्स आएंगे लगेगा सब कुछ तो तैयार है, क्यों मैं पढ़ रहा हूँ, ट्रिप कर लेते हैं। हर तरह का मोमेंट आएगा, दोनों ही तरह के मोमेंट्स में आपको अपने आप को स्टेबल रखना है, ठीक है। आगे की बात भी मैं साथ ही साथ आगे करता चलूंगा, सारा आज ही बता दूंगा, बोर हो जाओगे, फिर कहोगे मास्टर ने पढ़ाया नहीं, है ना, फालतू में कॉपी लेके आए, ठीक है। तो और भी चीजें हम साथ ही साथ इसमें डिस्कस करते चलेंगे। चलिए सर, तो इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ, आज इकोनॉमी ही पढ़ने आए हैं आप लोग? देखिए, इकोनॉमी एक बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है। इकोनॉमी बेसिकली मतलब क्या है? इकोनॉमी मतलब पैसा, ठीक है। हम पैसे की बात करेंगे, हमारी कंट्री में मनी सर्कुलेशन कैसे होता है, पैसा किस तरह से मैनेज होता है, बेसिक ये सारी बातें करेंगे। इकोनॉमी एक डायनेमिक सब्जेक्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा जो सवाल आते हैं दैट ऑल डिपेंड्स ऑन कि करंट अफेयर्स में, करंट इवेंट्स में क्या चल रहा है। जनरली 5 to 10 क्वेश्चंस का एवरेज आप मान के चलो, प्रीलिम्स में आपको इससे एमसीक्यूज मिलेंगे। और एक जो कॉमन टाइप ऑफ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है फाइनेंस की, उससे रिलेटेड वो कुछ पूछ लेता है कि इसका काम बताओ क्या है, या कोई गवर्नमेंट की स्कीम है उस पर रिलेटेड सवाल पूछ लेता है, या फिर आपका मान के चलिए कोई रिपोर्ट है, ठीक है, कोई आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट निकाल रहा है, तो उस पर सवाल पूछ लेगा, अच्छा ये बताइए ये रिपोर्ट किसने निकाली। तो इस तरह का एक जनरल ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। प्लस उसके अलावा इकोनॉमी में जो आप टॉपिक्स पढ़ेंगे, इंक्लूजन हुआ, डाइवर्सिटी हुआ, इस पे भी पिछले सालों में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करते चलेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो इंस्पायर्ड होते हैं करंट इवेंट से होते हैं। तो सर करंट पढ़ते हैं, ये सब छोड़ देते हैं, क्यों पढ़ना है? ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब आप करंट इवेंट्स पढ़ने बैठेंगे तो यू विल हियर द टर्म्स रेपो रेट, करंट अकाउंट डेफिसिट, तो वहां पर क्लैरिटी होना चाहिए कि हाँ इस टर्म का मतलब क्या है। तो करंट में आपकी चीजें अच्छे से चलें, इसीलिए हमें ये स्टैटिक में कुछ चीजें पढ़ते हुए साथ ही साथ चलते रहना पड़ेगा। बाकी करंट में कोई इवेंट उसमें लिंक हो रहा होगा उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे साथ ही साथ, बट यहाँ पर हमारा मेन फोकस क्या है, हमारे पास सारी टर्मिनोलॉजीज क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है। अब जो इकोनॉमी है देखिए, उसको हम लोग, जैसे आप अगर एनसीईआरटी उठा के देखें, क्योंकि हमारे लिए प्रिपरेशन का सबसे मजबूत बेस क्या है, एनसीईआरटी है, सरकारी एग्जाम। एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो दो तरह से एनसीईआरटी में इकोनॉमी को डिवाइड किया गया है, एक है मैक्रो इकोनॉमी, एक है माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी इंडिविजुअल से रिलेटेड है कि डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी होगी, फोरकास्ट कितनी होगी, एक इंडिविजुअल जैसे कंपनी वगैरह काम करती है, इंडिविजुअल बेसिस पे माइक्रो इकोनॉमी काम करती है। तो मैक्रो इकोनॉमी मेनली हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होता है, जहां कुछ पार्ट की नीड पड़ेगी हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी मोर और लेस वी हैव टू मोर फोकस ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो हमारे काम की चीज है। मैक्रो इकोनॉमी जनरल लेवल की इकोनॉमी है, कंट्री की इकोनॉमी है कि यहाँ पर कंट्री में इन्फ्लेशन क्या है, कंट्री में हमारी इनकम कितनी है, कंट्री में हमारी ग्रोथ कैसी हो रही, कंट्री में डेवलपमेंट कैसा हो रहा, ये सारी चीजें आपका किस में कवर होंगी, मैक्रो इकोनॉमी में कवर होंगी। तो सारी पहले हम जो डिस्कशन करेंगे, मेनली जो हमारा डिस्कशन होगा वो किससे रिलेटेड होगा, मैक्रो इकोनॉमी से रिलेटेड होगा। क्लियर है बात? इसमें हम लोग जनरल देखें तो इकोनॉमी में एक तो सबसे पहले हम मनी को समझेंगे, ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमी मतलब पैसा, तो पैसे को सबसे पहले समझेंगे कि पैसा क्या है, कैसा होता है पैसा, ठीक है। सिर्फ गांधी जी नोट पे छपे होने से पैसा नहीं हो जाता, उसके क्या तरीके हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग मनी सप्लाई, अभी जो हमारा पहला टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद अगले जो हम पार्ट पढ़ेंगे, जैसे आपका
बजटिंग हो जाएगा, ये एक आपका सेक्शन रहेगा। ठीक है, इनकम, नेशनल इनकम एक सेक्शन रहेगा जिसमें जीडीपी, जीएनपी, ये सारा आपका कवर होता है। आपका टैक्सेशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, प्लस आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे किया जाएगा, बैंकिंग वाला पार्ट, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैं कुछ ब्रॉड पिलर्स बता रहा हूं इकोनॉमी के, जो हम लोग वन बाय वन आपका करके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें एक जो बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो मैंने यहाँ पर आपका लिखा है। अब जो हम सर इसमें शुरुआत करेंगे वो कहाँ से करेंगे, मनी से करेंगे। तो आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज मनी सप्लाई। ठीक है, टॉपिक का नाम है मनी सप्लाई। अब एक चीज एक ही समझ लीजिए नोट्स के बारे में, ये आपका जो मैं पीडीएफ है ये क्लासरूम टीचिंग के लिए है। इसका वर्ड फाइल आपको मिल जाएगा अगर इन केस आपको अच्छे से उसको प्रिंट करके रखना है तो। दूसरा इसमें एक चीज है कि आपका नोट्स जो आप बनाएंगे वो मेनली क्लास में फोकस करिए, समझने पे, लिखने पे फोकस कम करिए, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आपको फॉरवर्ड कर दिया हूं, ताकि आपको ये टेंशन ना हो ये मेरा छूट जाएगा। ठीक है, बाकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्डिंग भी आपके पास अवेलेबल है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हम जो पढ़ेंगे, जैसे अगर इकोनॉमी भी पढ़ेंगे तो वो इस हिसाब से आपका पढ़ेंगे कि मेंस में भी आपका काम आ जाए। ठीक है, बाकी मेंस में सब्जेक्ट कुछ अलग हो जाते हैं। ठीक है सर, हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सर सबसे पहले तो समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय मनी। मनी का कंसेप्ट आया कैसे, लोग कैसे समझे कि हाँ मनी भी कोई चीज हमें यूज करनी चाहिए। मनी का क्या है, टाइम टू टाइम इवोल्यूशन होता रहा है। मनी का कंसेप्ट ऐसे आया, आप समझो, जब आप हिस्ट्री पढ़े होंगे या पढ़ेंगे आगे, तो हिस्ट्री में आप जब पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें एक सिस्टम का पता चलता है, बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम का पर्पस क्या था, बार्टर सिस्टम का पर्पस ये था कि एक्सचेंज के लिए काम करना। मनी क्या है, एक टूल है, किस पर्पस के लिए, सोसाइटी रन करने के लिए, बिजनेस रन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, पॉटरी का काम करते हैं, आप पॉट्स बनाते हैं बढ़िया बढ़िया, बट खाने के लिए आपको क्या चाहिए, गेहूं चाहिए। तो गेहूं जो किसान बना रहा है, वो आपको गेहूं क्यों दे, बदले में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना। देखिए, इकोनॉमी के ज्यादातर कंसेप्ट ना नेचुरल फिलोसफी से रिलेटेड है, कि दुनिया में क्या है, गिव एंड टेक का रिलेशन, एक हाथ से दे एक हाथ से ले, सीधा है, यही है। तो अगर आपको गेहूं चाहिए, किसान के पास जाएंगे, भाई हमें थोड़ा गेहूं दे दो, तो किसान पूछेगा ना बदले में तुम्हारे पास क्या है मुझे देने के लिए। अब उस टाइम तो लोग मनी वगैरह नहीं जानते थे, तो आप क्या कहेंगे, मेरे पास एक पॉट मैंने बनाया है, वो तुम चाहो तो ले लो, बदले में मुझे क्या दे दो, गेहूं दे दो। आप उससे वीट ले लेंगे, गेहूं ले लेंगे। तो यानी यहां पर जो आपका बार्टर सिस्टम है वो क्या कर रहा है, एक्सचेंज करवा रहा है कॉमोडिटीज का। बट इसमें प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम क्या आई कि मान लीजिए वो जो बीट वाला है वो कहने लगे मुझे तो पॉट चाहिए ही नहीं, मैं क्या करूंगा पॉट का, हर साल आते हो तुम पॉट के बदले इतना बीट ले जाते हो, मेरे पास तो इतने ज्यादा पॉट इकट्ठे हो गए। तो यहां पर क्या है, रिक्वायरमेंट किसकी है, म्यूचुअल नीड की जरूरत है, दोनों साइड से नीड होगी तभी तो एक एग्रीमेंट पे आप पहुंचेंगे। आप जो कॉमोडिटी बेच रहे हैं, सामने वाला वो खरीदने के लिए रेडी है कि नहीं है। तो म्यूचुअल डिमांड होनी चाहिए उस चीज की, तभी तो आप उस चीज को एक्सचेंज कर पाएंगे। तो बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि म्यूचुअल डिमांड की प्रॉब्लम आ जाती थी। अब जब म्यूचुअल डिमांड की प्रॉब्लम आई तो किसी ने दिमाग लगाया कि क्यों ना करो कोई मेटल का हिस्सा या एक मेटल का कॉइन बना लिया, उसको एक फिक्स कर दिया कि जो भी ट्रेड होगा वो इसके थ्रू होगा।
यहां से कंसेप्ट आया आपका मेटेलिक मनी का। ठीक है, अभी हम पूरा इवोल्यूशन ऑफ मनी देखेंगे। तो मनी बेसिकली कर क्या रहा है वहां पर, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो गया। मान लीजिए जिस कोई एम्पायर था, फॉर एग्जांपल गुप्ता एम्पायर, तो गुप्ता एम्पायर ने क्या करा, अपना एक कॉइन सर्कुलेट करा दिया, सबको कॉइन दे दिया कि अब तुम क्या है, जो भी एक्सचेंज करोगे, मान लो तुम्हें कुछ भी खरीदना है, तुम जो तुम्हारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा वो क्या होगा, कॉइन होगा। तो उस टाइम मनी का काम क्या कर रहा था, कॉइन कर रहा था। आज हमारे पास करेंसी नोट्स हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, मनी का काम कर रहे हैं। तो मनी बेसिकली क्या है, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपको कुछ लेना है, सामने वाले को कुछ देना है, तो आप दोनों आपस में जो एक्सचेंज करेंगे वो किस मीडियम के थ्रू एक्सचेंज करेंगे, उसी मीडियम को हम क्या कह रहे हैं, मनी कह रहे हैं। ये बात क्लियर है, मनी का मतलब समझ में आ रहा है। मनी इज बेसिकली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखिए है तो बस बेसिक ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूं कि कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लगे कि ऊपर से चला गया। मेरा पर्पज यही है कि जीरो से आपको प्रिपेयर किया जाए, ताकि आपके एक एक बेसिक डाउट क्लियर हो। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में सबसे जरूरी होता है कंसेप्ट की क्लैरिटी होना, तो इसीलिए हम उसको आराम से स्लो स्लो लेके जा रहे हैं। जहां पे भी आपको डाउट लगे पूछ लेना है, ठीक है। तो मनी बेसिकली क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसी को हम क्या कह देते हैं, करेंसी कह देते हैं। तो हर एक गवर्नमेंट जब भी आती है तो उसका अपना खुद का एक मनी का सिस्टम होता है, कोई अलग करेंसी ला रहा है, कोई अलग करेंसी ला रहा है। जैसे एंशियंट टाइम में आप जाएंगे तो गुप्ताज के टाइम में अलग कॉइन्स चल रहे हैं, फिर दिल्ली सल्तनत आ रहा है उसमें अलग कॉइन चल रहे हैं, फिर मुगल्स आ रहे हैं, मुगल अलग कॉइन्स चला रहे हैं। तो सबका क्या है, अपना एक अलग सिस्टम चलता आता है। तो मनी की नीड क्यों आई, बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी ऑफ द बार्टर सिस्टम। ठीक है, एक कहावत है ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो मनी की नीड थी क्योंकि वहां पर बार्टर सिस्टम इनएफिशिएंट हो रहा था। दोनों जगह रिक्वायरमेंट होगी तभी बार्टर सिस्टम काम कर पाएगा, अदरवाइज तो एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा। तो इसी को फुलफिल करने के लिए, इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए वी हैव डेवलप्ड मनी। ठीक है, तो ये मनी का पहला डेफिनेशन है। नेक्स्ट, अब इसमें आप इवोल्यूशन की अगर बात करो तो मनी आपका जो सिस्टम है कैसे ग्रो करा है, पहले बार्टर सिस्टम था। ठीक है, मतलब कुछ लोग गाय वगैरह भी पालते थे ना, तो वो सिंबल बन गया, ठीक है, तो वो उसको बेच दिया। फिर धीरे धीरे हम मेटेलिक मनी की तरफ आए। मेटेलिक मनी में आप ज्यादातर क्या जानते हैं, गोल्ड के सिक्के चला करते थे, सिर्फ गोल्ड के नहीं चलते थे, बट जनरली क्या फेमस है, गोल्ड कॉइन्स। फिर आपके अदर मेटल्स के कॉइन्स आए, फिर पेपर मनी आया, फिर उसके बाद हम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करने लगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी, जैसे आपका ऑनलाइन पेमेंट होने लगा, एनईएफटी, आरटीजीएस, और फिर आई एक क्रांति यूपीआई की। ठीक है, यूपीआई आ गया, तो ये सब आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी हो गया। फिर आगे आपको क्या देखने को मिलता है, आज के टाइम में जो सबसे लेटेस्ट है, दैट इज योर क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, मनी का इवोल्यूशन कंटिन्यूअस चलता जा रहा है। ठीक है, यहां तक वन बाय वन एक एक करके इसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमने मनी देखा वो कौन सा है सर, आपका बार्टर सिस्टम वाला कॉमोडिटी मनी। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है, पहले के लोग क्या यूज करते थे, सॉल्ट, राइस, व्हीट, काउ एज कम्युनिटी मनी। मतलब आपने कुछ उगाया जो आपके पास अवेलेबल है, आपने सामने वाले को दिया, बदले में जो आपको चाहिए उससे आपने लिया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, अगर सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो क्या करोगे, आप गाय लेके गए, वो कह रहा नहीं चाहिए मुझे गाय, तो क्या करोगे आप। ठीक है, तो इस वजह से ये एफिशिएंसी नहीं थी इसमें, तो हम नए मोड की तरफ बने। नेक्स्ट मोड हमने क्या देखा, मेटेलिक मनी। ठीक है, नेक्स्ट मोड हमने क्या देखा, मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी में क्या था, आपकी डिविजिबिलिटी थी, इजी ट्रांसपोर्टेशन था। इजी ट्रांसपोर्टेशन, मान लो आप गाय का, आपके पास गाय है, आप बदले में गाय एक्सचेंज कर रहे हैं किसी के साथ। अब मान लो आपको 100 किलोमीटर दूर जाके ट्रेड करना है, तो सोचो 100 किलोमीटर आपको गाय भी अपने साथ लेके जानी है।
या मान लीजिए आपके पास राइस के बैग्स हैं, आप राइस के बदले कुछ खरीदना चाहते हैं, तो इतने हैवी हैवी आपको क्या लेके जाना पड़ेगा, राइस के बैग्स। तो कॉमोडिटी मनी में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है, आपको किस पे फोकस करना है कि जो मनी का इवोल्यूशन हुआ वो क्यों हुआ, पिछले वाले में क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से नया वाला टाइप ऑफ मनी जनरेट हुआ। ठीक है, तो पहले क्या प्रॉब्लम आ रही थी, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी, डिविजिबिलिटी ज्यादा नहीं थी। मान लो 1 काउ के बदले कोई आपको 100 kg राइस दे रहा है, अब आपको चाहिए 50 kg राइस, तो काउ को क्या काटेंगे, ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना, बेकार हो जाएगा फिर। तो हमें क्या करना है, आपका यहां पर जो डिवीजन है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा था, इसलिए भी हम मेटेलिक मनी लेके आए। प्रॉपर डिविजिबिलिटी नहीं थी कि आप कितना अमाउंट की कमोडिटी आप अपने पास रख रहे हैं, तो डिविजिबिलिटी का भी प्रॉब्लम था। अब हमारे पास कॉइन्स हैं, मनी है, मेटेलिक मनी, अब हमने क्या करा, फिक्स कर दिया। फिक्स क्या कर दिया कि मान लो अगर आपको राइस लेना है 100 kg, तो उसका प्राइस कितना है, 10 कॉइन्स। प्रॉपर डिवाइड हो रहा है आपका जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आपको मान लो 50 kg राइस चाहिए, तो आप क्या करोगे, 5 कॉइन्स दे दोगे। और अब आपको मान लो राइस को कहीं बेचने ले जाना है, तो अब आपको इतना हैवी राइस ले जाने की जरूरत नहीं है। या मान लो आप कहीं मार्केट में गए राइस बेचने, ठीक है, आपको बदले में आपको क्या मिल जाएगा, कॉइन्स मिल जाएंगे। तो बदले में आपको क्या चाहिए था, उससे वीट, अब वीट लेके आओगे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा। अब आपके पास क्या है, कॉइन्स है, तो बदले में आपको क्या मिल जाएंगे, कॉइन्स मिल जाएंगे। आपने लोकल मार्केट में सामान भेजा, अब उस कॉइन्स को इजीली ले जाके आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज पहले ट्रेड करने के लिए आपको वो पूरी कॉमोडिटी आपने जो बनाई है साथ ले लेके चलना पड़ रही है। बात समझ में आ रही है? आप ऐसे समझो कि आप मान लो पॉटरी का काम करते हो, आपके पास बहुत सारे पॉट्स हैं, आपको दूसरी मार्केट से वीट लेना है, तो आप क्या करोगे, पहले उन पॉट्स को उठाओगे, ढूंढोगे भाई वीट वाला कोई मिल जाए, वो पॉट लेगा कि नहीं लेगा, तो आप कितना हैवी ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, समझ रहे हैं? अभी क्या है, आप जिसको भी पॉट चाहिए वो खुद अब आपके पास आएगा, बदले में आपको क्या देगा, कॉइन्स देगा। अब आपको वीट लेना है, तो आप वीट की मार्केट में आप पॉट्स लेके नहीं जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो, कॉइन्स लेके जा रहे हो। इजीली कॉइन से उसको क्या कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो हमें मेटेलिक मनी ने सबसे बड़ी क्या आसानी दी, ट्रांसपोर्टेशन की। अब ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया, आपका वो प्रॉपर डिविजिबल है, जितना आपको प्रोडक्ट चाहिए उसके रेशियो में आपने उतने कॉइन्स उसको दे दिए। दैट इज द बेनिफिट ऑफ मेटेलिक मनी। क्लियर है? लेकिन मेटेलिक मनी के साथ भी प्रॉब्लम थी। मेटेलिक मनी के साथ क्या प्रॉब्लम है कि देखिए उस टाइम कोई बहुत हाई टेक्नोलॉजीज तो थी नहीं। अब मान लो कोई सिक्का बन रहा है, सर वहां की जो राजा था उसने डिसाइड किया फॉर एग्जाम्पल कि 10 ग्राम का एक सिक्का बनना चाहिए, 10 ग्राम गोल्ड का एक कॉइन बनना चाहिए फॉर एग्जाम्पल। अब वहां पर आज के टाइम में तो हमारे पास फिर भी प्रिसीजन है, उस टाइम इतना प्रिसीजन नहीं था। पता चल रहा है कोई कॉइन बन रहा है 10.2 ग्राम का, कोई मजे मजे में बन गया 11 ग्राम का। तो कॉइन का जो वेट है वो भी यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है, प्लस प्योरिटी भी यूनिफॉर्म की गारंटी नहीं है कि हो सकता है पहले आपने जो कॉइन लिया वो 24 कैरेट का हो, बाद में जो लिया हो वो 22 कैरेट का हो। तो जो यूनिफॉर्मिटी है और प्योरिटी है मेटेलिक कॉइन की, क्या वो आपको बराबर मिल रही है हर कॉइन में, नहीं मिल रही है। तो मेटेलिक मनी के साथ प्रॉब्लम क्या आई, द प्रॉब्लम ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट एंड प्योरिटी। ठीक है, तो मुद्दे की बात क्या है इसमें, ये देखते जाइए हर एक जो फॉर्म ऑफ मनी है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। मेटेलिक मनी में क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट एंड प्योरिटी। तो इसके चक्कर में फिर हम लोग और आगे बढ़े, फिर हम किस तक पहुंचे, पेपर मनी, जो आज भी जनरली हम लोग यूज करते हैं, करेंसी मनी।
अब पेपर मनी में क्या है, हमारे पास देखो मशीन्स है, फिक्स हो गया। क्या फिक्स हो गया कि सर हाँ, जो पेपर का वेटेज है और जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड यही रहेगी, इसी के ही हिसाब से हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, पेपर प्रिंट कर रहे हैं। और दूसरा, पहले एक प्रॉब्लम और थी, वो ये थी कि सर देखो जो आपका कॉइन्स है, आपको जितनी करेंसी सर्कुलेट करानी है उतना आपके पास गोल्ड होना चाहिए ना, आप उससे ज्यादा करेंसी सर्कुलेट करा ही नहीं सकते, तो वो भी एक लिमिटेशन दे रहा था। तो हर एक कॉइन को बनाने में आपका खर्चा भी बहुत ज्यादा हो रहा था। मान लो आप राजा हैं, आपको करेंसी सर्कुलेट करानी है, आप लिमिटेड करेंसी बना सकते हैं, क्यों, मेटल लिमिटेड है। पर पेपर करेंसी ने हमें यहाँ पर ईज दिया, आसानी दी। क्योंकि देखो मान लो आपने कोई करेंसी बनाई, एक पेपर बनाया और उसको कहा कि इसके बदले आपको कितना मिल रहा है, 100 रुपए मिल रहा है, तो क्या उस पेपर को बनाने में आपका 100 रुपया खर्च हुआ होगा, नहीं हुआ होगा ना। अब आप मान लो राजा हो, आपको तो फायदा हो गया ना, आप पहले क्या है, ज्यादा खर्च कर रहे थे या उतना ही खर्च कर रहे थे जितना उस कॉइन की वैल्यू है, अब आपको उतना खर्च करने की जरूरत है ही नहीं। आपने 100 रुपी का नोट भी बना दिया और आपको 100 रुपी खर्च करने भी नहीं पड़े। वो नोट बनाने में क्या लगता है, कितना खर्चा हो जाता होगा, मुश्किल से मान लो 1 रुपया। तो इसमें किसको है, सरकार को फायदा हो रहा है, अब वो ज्यादा नोट प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारे फायदे हमें किसने दिए, पेपर मनी ने दिया। ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ पेपर मनी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज इन द एवोल्यूशन ऑफ मनी। इसको टोकन मनी भी कह देते हैं, क्योंकि इसकी खुद की वैल्यू इतनी नहीं है। इसमें दो टर्म्स और आते हैं, एक आता है आपका फेस वैल्यू और एक टर्म आता है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे ये आपका करेंसी नोट है, इस पे कितना लिखा है, 100 रुपए, आप इसको मार्केट में लेके जाओगे, 100 रुपए का प्रोडक्ट इससे परचेज कर सकते हो। तो ये क्या हो गई इसकी फेस वैल्यू, कि इसको दिखा के आप कितने रुपए तक का मार्केट कर सकते हो। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब इसका एक्चुअल बनाने में खर्चा कितना आया। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी कैसी होगी, क्या लगता है, 100 रुपए होगी, 100 रुपए से कम होगी, कम होगी। इसीलिए ध्यान रखिएगा, पेपर मनी में आपका जो फेस वैल्यू होता है, पेपर मनी में जो आपका फेस वैल्यू होता है, दैट इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, पेपर मनी कह लो या आप कहीं टोकन मनी वर्ड सुनो, तो इसमें फेस वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है और कंपेयर टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। यहां तक बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ओके। अब जनरली देखो, जब पेपर मनी आया तब तक हमारी कंट्रीज में गवर्नमेंट्स वगैरह बन चुकी थी, स्पेशली अगर हम इंडिया में बात करें। तो ये जो पेपर मनी है, इसको कौन रेगुलेट करता है, तो हर एक कंट्री की अपनी अपनी सेंट्रल बैंक है। जैसे अमेरिका का डॉलर है, वो उनकी फेडरल बैंक उसको रेगुलेट करती है। हमारे देश में जो रुपी बन रहा है उसको कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई करती है। तो इन सब की मिंटिंग मशीन्स होती हैं जहां पर ये आपका करेंसी प्रिंट हो रही होती है। ठीक है, तो ये सारा लेकिन किसके कंट्रोल में होता है, आरबीआई के कंट्रोल में होता है। तो हमारी जो करेंसी है उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, आरबीआई कर रहा है। तो हर एक कंट्री की एक सेंट्रल बैंक होती है, वो अपनी कंट्री की करेंसी को क्या करती है, रेगुलेट करती है। प्रिंटिंग वगैरह सारा काम किसका है, उसी कंट्री का है। क्लियर है बात। तो पेपर मनी आप मान के चलो, इसके आने के बाद एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मार्केट में। इससे एक फायदा और हो गया था, देखो हम लोग भले ही कह रहे हैं कि अगर बार्टर मनी से, बार्टर सिस्टम से कंपेयर करो तो कॉइन्स में तो बहुत इजी ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लेकिन कॉइन्स का भी तो कंपैरेटिवली हैवी वेट होता है ना। हमारा जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, हम इंसान क्या होते गए, आलसी होते गए। पहले हम लोग कितना मेहनत करते थे, पैदल चलते थे, फिर धीरे धीरे क्या आया, अरे बहुत चलते हैं, थोड़ा घोड़ा ले लेते हैं, फिर घोड़े पे चलने लगे, फिर लगा घोड़े पे भी मेहनत लगता है, बहुत टाइम लेता है, फिर साइकिल आ गया, फिर लगा साइकिल में भी मेहनत लगता है, बाइक आ गया,
कह रहे बाइक से ज्यादा दूर नहीं जा पाते, मजा नहीं आता, बारिश में भीग जाते हैं। फिर कार आ गया, तो धीरे धीरे हम लोग क्या हो गए, कंफर्ट में आते गए। सेम मनी के साथ हो रहा है। पहले हमें मेटेलिक मनी बढ़िया लगता था, कितना आसान हो गया। फिर धीरे धीरे लगने लगा ये कितना भारी थैला है मनी का, कैसे इसको लेके जाएगा। फिर धीरे धीरे हम क्या लेके आए, पेपर मनी। अब पेपर मनी में क्या है, ज्यादा वेट ही नहीं है। पहले मान लो 100 रुपए के लिए आप 100 कॉइन लेके चल रहे थे, 100 कॉइन का वेटेज मानो, और अब तो 100 रुपए में क्या ही वेट होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। फिर पेपर मनी में भी लोगों को प्रॉब्लम्स आने लगी। बताओ यार, 50 लाख कैश है, इतना कैश लेके हम कैसे जाएगा। फिर लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन गड़बड़ाने लगी कि मान लो इतना आपके पास कैश है, किसी ने नजर लगाई हुई है। जैसे यहाँ तो नहीं है, आप नॉर्थ में जाओगे, हम लोग जो बचपन में हम लोग देखा है ये सब चीजें ना, कि हम बैंक से निकल रहा है मम्मी पापा, तो वो बिल्कुल ऐसा सिक्योरिटी में, मतलब ऐसे जाएगा लगेगा ही नहीं वो कुछ लेके आया, ऐसा कहीं बिल्कुल छुपा के पॉलीथीन बैग पैक करके, क्योंकि बाहर चोर बैठा है, वो नजर लगाया है कि ये बंदा गया है। अगर कोई झोला भर के लेके निकल रहा है तो हमें क्या है, बाइक रेडी रखना है, झोला लेके भाग जाना है। तो पेपर मनी के साथ ये प्रॉब्लम थी, आप पेपर मनी साथ लेके चल रहे हो, किसी ने नजर लगा दी, गया पैसा। तो धीरे धीरे पेपर मनी में भी इवोल्यूशन हुए। ठीक है, अब फिर पेपर मनी में इवोल्यूशन हुए, तो अब जैसे जैसे पेपर मनी में आपका इवोल्यूशन हुआ, व्हाट डिड यू गेट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, वो चीजें और बेटर होती चली गई। ठीक है, तो भारत जी देखिए, डिक्टेशन का इसमें नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो कंटेंट आपको लिखना है, क्योंकि अगर मैं आपको लिखाऊंगा बैठा के तो ऑलरेडी आपका टाइम टेकिंग है ना, तो कहीं ना कहीं आप ही का वो टाइम वेस्ट होगा। तो मेरा मेन पार्ट क्या है, आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना। बाकी जो आप खुद से लिखते वो ऑलरेडी मैंने पीडीएफ आपको भेज दिया है, नहीं मिला है तो अभी हम शेयर कर देंगे आपके साथ। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको पीडीएफ में जो जो चीज़ें लिखनी है वो हमने यहाँ पर रेडी करके आपके लिए प्रिपेयर कर दिया है, ताकि आपका जो लिखने वाला टाइम है वो सेव हो सके, वो टाइम आपका वेस्ट ना हो। क्लासरूम का जो मेन टाइम है आपका किस में जाना चाहिए, चीज़ों को क्लियर करने में जाना चाहिए, डिस्कशन में जाना चाहिए, कंसेप्ट को समझने में जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, हाँ जी, कर सकता है। देखो मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख आएंगे, मोदी जी चाहे तो दे सकते हैं, नहीं लेके आए 15 लाख, 15-15 लाख करेंसी प्रिंट करके दे सकते हैं। बिल्कुल, ये आपका डाउट आया है, ये जनरल डाउट आता है, मैं उसमें एक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमको क्या लगता है कि सर आरबीआई के पास तो आज़ादी है। बिल्कुल सही बात है, आरबीआई जितनी करेंसी चाहे प्रिंट कर सकता है, उसके ऊपर ऐसी लिमिटेशन नहीं है। लेकिन आप प्रॉब्लम समझिए कि मान लीजिए आरबीआई ने करेंसी ज़्यादा प्रिंट कर दी, या फॉर एग्जाम्पल जो आरबीआई ने कहा कि मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख देंगे, तो आरबीआई ने क्या करा, 15-15 लाख सबके अकाउंट में भेज दिए। इमेजिन करो आप सबके अकाउंट में 15-15 लाख आ गए हैं। अब 15 लाख लेके आप करेंगे क्या, गड्ढा करेंगे, उसमें गाड़ देंगे, क्या करेंगे, अरे कुछ तो करेंगे। हाँ, इन्वेस्ट करेंगे या कुछ परचेज करेंगे, राइट। डिफेंडर आया, डिफेंडर ले लेते हैं। ठीक है, तो हम जो भी पैसा मान लो एक्स्ट्रा आ गया, वैसे बिना मेहनत का पैसा आता तो कोई नहीं इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो कुछ खरीद लो, बंगला ले लिया, घर ले लिया, प्लॉट ले लिया, कुछ ना कुछ हम खरीदेंगे। तो आप इमेजिन करो एकदम से सारी जनता के अकाउंट में पैसा आ गया, तो वो क्या करेगा, परचेज करने जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो, या एक चीज और आप समझो, एक चीज और आप समझो, एक गेम होता है सर डिमांड एंड सप्लाई का। जैसे मान लो कोई गाड़ी बनाने वाला है, उसका फिक्स है कि 1 महीने में 10 गाड़ी वो मार्केट में सप्लाई कर पाएगा, तो सप्लाई आपकी क्या हो गई, फिक्स हो गई। अब यहां पर जो गाड़ी की डिमांड है, अगर गाड़ी की डिमांड बढ़ेगी तो क्या ये गाड़ी बनाने वाला प्राइस सेम रखेगा या बढ़ा देगा, बढ़ा देगा।
इसीलिए मैं कहता हूं इकोनॉमी इज अ जनरल सब्जेक्ट। इकोनॉमी में सब जनरल फिलोसफी से काम चलो। कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने से क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है। अभी आपने न्यूज में सुना होगा, अभी धुरंधर मूवी आई थी, धुरंधर मूवी के आपके एक्टर थे अक्षय खन्ना, ऐसा न्यूज में आया था, उन्होंने कहा भाई अब मेरी मूवी चल गई, अगली में मुझे ज्यादा पैकेज चाहिए, डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ जाएगा। सेम यहां पर है। अब आप सबके पास पैसा आ गया, आप में से ज्यादातर लोग क्या कहेंगे, यार गाड़ी ले लेता हूं, तो गाड़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब डिमांड बढ़ने से प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हर एक चीज का प्राइस धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो बहुत ज्यादा अगर करेंसी प्रिंट कर दी तो उससे मार्केट में महंगाई क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको जो गाड़ी पहले मान लो 15 लाख की मिल रही थी वो मिलेगी 30 लाख की या 20 लाख की। तो रुपए से कोई फायदा हुआ, नहीं हुआ, अल्टीमेटली तो वो ज्यादा ही खर्च हो गया। तो इसीलिए करेंसी को लिमिट रखा जाता है, क्योंकि एक लिमिट के बियॉन्ड अगर उसको बढ़ा दिया तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा। वरना तो मोदी जी जब चाहे एक एक बैग भर के नोट सबको सप्लाई कर दें, क्यों नहीं करते, कि एकदम से सबके पास पैसा आ जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। धीरे धीरे आने से ठीक है, ठीक है, क्लियर है, और कोई डाउट? हाँ जी बिल्कुल, डायरेक्टली मेन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। चलिए बढ़े आगे, चलो फिर हम किस तक पहुंचे सर, प्लास्टिक मनी तक पहुंचे। मान लो हमें 1 लाख की शॉपिंग करने जाना है। अब 1 लाख की करेंसी नोट हम कहाँ तक रखेंगे, तो हमने क्या करा, 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक ने बदले में हमें एक एटीएम कार्ड दे दिया, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, कि आप बस इस कार्ड को वहां पर एक पीओएस मशीन होगा, पॉइंट ऑफ सेल मशीन होता है दुकानदार के पास, वहां स्वाइप करा देना, हम डायरेक्ट यहां से पैसा काट के उसके अकाउंट में डाल देंगे। तो ये भी क्या है, एक इवोल्यूशन है, कि पहले जो हमें कैश लेके चलना पड़ रहा था, अब वो कैश लेके चलने की भी जरूरत नहीं है। पहले हम एटीएम से बैंक जा रहे हैं, कैश निकाल के ला रहे हैं, चोरी छुपे कोई चुरा ना ले, अब उसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, आप अपना पैसा एटीएम में रखो, और चोर एटीएम ले भी जाए क्या फर्क पड़ता है, पिन नहीं है उसके पास, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम्स को किसने रिजॉल्व किया, प्लास्टिक मनी ने रिजॉल्व किया। और आगे बढ़े तो सर हमें डिजिटल मनी देखने को मिला। अच्छा, डिजिटल मनी बोल लो या उसको बोल लो आप वर्चुअल करेंसी, ये दो तरीके के होने लगे, दो तरीके के ऐसे होने लगे डिजिटल मनी, कि एक तो होता है सर गवर्नमेंट कंट्रोल में, या फिर विदाउट गवर्नमेंट कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, या गवर्नमेंट इशूड ऐसे मान लो आप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने देखा विदाउट गवर्नमेंट कंट्रोल में क्रिप्टो करेंसी बहुत फेमस हुई, आपका बिटकॉइन। बिटकॉइन का नाम तो सुना होगा, अभी हम आगे बात करेंगे भी बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन क्या एक वर्चुअल करेंसी है, वो आपके वॉलेट में नहीं आती है। वो क्या होगा, आपका एक डिजिटल अकाउंट रहेगा, उसमें स्टोर रहेगी। आपको किसी को बिटकॉइन में पेमेंट करनी है तो वो आपके बिटकॉइन अकाउंट से निकल के दूसरे के बिटकॉइन अकाउंट में चली जाएगी। तो एक तो ये बिटकॉइन किसका एग्जाम्पल है, डिजिटल मनी का, वर्चुअल मनी का। एक और डिजिटल मनी होता है, जैसे भारत सरकार ने एक लॉन्च किया है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है, भारत सरकार ने बनाई है, भारत की रुपए की। ये क्या है, ये सरकार ने नहीं बनाई है, ये किसने बनाई किसी को क्लियर नहीं पता, सातोशी नाकामोटो का नाम चलता है जनरली, बट क्लैरिटी नहीं है कि इसको एक्चुअल में बनाया किसने, ठीक है। ये क्या है, इसको गवर्नमेंट ने बनाया है, सीबीडीसी। सीबीडीसी बेसिकली क्या है, जैसे सरकार पहले क्या कर रही थी, करेंसी प्रिंट कर रही थी, कैश छाप रही थी, था। अब सरकार ने कहा हम कैश नहीं प्रिंट करेंगे, हम एक ऑनलाइन कमांड देंगे जिससे 1 रुपया ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा।
अब आपको हम कैश देना ही बंद कर रहे हैं। हमने एक ऑनलाइन आपका अकाउंट में आपको कैश की जगह क्या दे दिया, ऑनलाइन आपका एक करेंसी क्रिएट कर दी, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में पहुंच गई। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब आपको लग रहा है कि सर हमारे ऑनलाइन अकाउंट में जो रुपए हैं ये तो वैसा ही है। थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम अभी तक जनरली जो हमारे अकाउंट में रुपया आ रहा है वो कहीं ना कहीं कैश में डिपॉजिट हुआ है, तभी तो है वो हमारे अकाउंट में, कि कहीं ना कहीं कैश से हमने अकाउंट में उसको पहुंचाया होगा। क्योंकि ऑनलाइन जितनी भी करेंसी आ रही है वो कैश में प्रिंट हुई है, और वही कैश बैंक के पास गया और बैंक ने उसको अकाउंट में डिपॉजिट किया, जो आप तक रिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी तक ऐसे ऑनलाइन करेंसी चल रही थी। ये अलग है, उससे अलग क्यों है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने डायरेक्ट एक कमांड देके, जैसे पहले कैश में करेंसी गवर्नमेंट बना रही थी, अब गवर्नमेंट पेपर पे करेंसी बना ही नहीं रही है, डायरेक्ट क्या कर रही है, कमांड देके एक डिजिटल करेंसी क्रिएट कर दे रही है। ठीक है, तो ये नया टाइप का करेंसी जनरेट हो रहा है। तो ये भी हो सकता है आपको न्यूज में देखने को मिले, तो मैंने इसका एग्जांपल दिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये भी एक एग्जांपल है डिजिटल मनी का। इनका सारा ट्रांसफर डिजिटल होता है, इंटरनेट से होता है। इसमें आप किसी भी तरह से इसको कैश की मत फॉर्म में या कह लो पेपर की फॉर्म में, ये फिजिकल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि आप सरकार के पास जाओ कह दो मैं बिटकॉइन का वो कॉइन निकाल के दे दो, वो ऐसा नहीं कि एक्चुअल में बिटकॉइन ऐसा दिखता होगा। तो वो फिजिकल अपीयरेंस के लिए, इनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, ये टोटली क्या है, डिजिटल है। कैश का तो ऐसा फिर भी है कि चलो आपके अकाउंट में है, आप गए बैंक से मेरे को पेपर में निकाल के दे दो, वो कैश करेंसी आपको बना के दे देगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये भी आपका एक टाइप ऑफ करेंसी है। ठीक है, तो ये हमने अभी बात करी इवोल्यूशन ऑफ मनी, कि बार्टर सिस्टम से किस तरह से धीरे धीरे कैश बढ़ते बढ़ते आज हम कहां तक पहुंच गए हैं, डिजिटल करेंसी तक पहुंच गए। आगे क्या होगा नो वन नो, तब की तब देखी जाएगी, अभी तो मामला यहां तक चल रहा है। अब इसमें यहां पर देखिए ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है कि मनी के फंक्शंस क्या हैं। मनी बेसिकली क्या काम कर रहा है आपका, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये तो हम पहले ही देख चुके थे, मनी क्या है, बेसिकली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपको कुछ चाहिए, सामने वाले को कुछ चाहिए, आप दोनों के बीच में एक एक्सचेंज का काम क्या कर रहा है, मनी कर रहा है। इट इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। ये आपका किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को मेजर करने के काम आता है। कि मान लो हमें पता करना है कि हमारे पास एक कार है, एक बाइक है, हमें कैसे पता चलेगा कार की वैल्यू ज्यादा है या बाइक की वैल्यू ज्यादा है? ठीक है, नैनो नहीं है कि नैनो तो सस्ती होती बाइक के बराबर। मान लो कोई महंगी गाड़ी खड़ी है और एक बाइक खड़ी है, आप कह रहे हो गाड़ी महंगी है, गाड़ी की वैल्यू ज्यादा है, तो कैसे कितनी ज्यादा है, कोई मैथमेटिकल टर्म तो होगा ना जिससे आप डिफाइन कर पाओ। तो वो क्या है, मनी। मनी आपको एक अकाउंट मीजरिंग यूनिट भी देता है। मनी बताएगा ना कि हाँ भाई आप कार लेंगे तो मान लो 15 लाख की कार है, और बाइक लेंगे तो मान लो 1 लाख की बाइक है। तो ये हमें जो 1 लाख और 15 लाख जो नंबर मिल रहे हैं वो कौन दे रहा है, मनी दे रहा है। तो मनी क्या है, बेसिकली यूनिट ऑफ अकाउंट। ये हमें कमोडिटीज की वैल्यू मेजर करने में मदद करता है। क्लियर है? तो ये भी क्या है, एक फंक्शन ऑफ मनी है। स्टोर ऑफ वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल जब हम बार्टर सिस्टम कर रहे थे, तो बार्टर सिस्टम में क्या हो रहा है, मान लो आप टमाटर की खेती करते हैं, आप टमाटर प्रोड्यूस करते हैं, आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी उसको बेचने की कोशिश करेंगे। नहीं बेचा तो क्या होगा, खराब हो जाएगा, पेरिशेबल आइटम है। तो यानी कॉमोडिटीज को हम स्टोर नहीं कर सकते बहुत सारी। बट मनी क्या है, मान लो आप टमाटर को क्या करोगे, बेच दोगे, बदले में आपको क्या मिल जाएगा, मनी मिल जाएगा। मनी को तो आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, कोई ये तो नहीं कहेगा कोल्ड स्टोर में डाल देना था, उस टाइम कोल्ड स्टोर नहीं होते थे। तो मनी किस में काम आता है आपका, वैल्यूज को स्टोर करने में, स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी कैन बी यूटिलाइज फॉर करेंट कंजम्पशन एंड कैन बी हेल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
दूसरा एक काम क्या है सर मनी का, इट गिव्स अस अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। आपको कितना पेमेंट अभी चाहिए, मान लो ऐसा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गाड़ी खरीदी, आपने कहा मैं इसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करूंगा, तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट होगी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना रखना होगा अमाउंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट रखना होगा, तो ये सब कौन डिसाइड कर रहा है, मनी डिसाइड कर रहा है। अगर कॉमोडिटीज में ऐसा हो पाएगा क्या कि नहीं एक बोरा चावल 2 महीने बाद दे देना, पता चला चावल खत्म हो गया तब तक, ठीक है। तो एक प्रॉपर वैल्यूज को डिफर करने में कि इतना अमाउंट आपको जब बाद में पे करना होता है, डिफर्ड पेमेंट्स मतलब होती हैं जो बाद के लिए होती हैं, जो बाद में करनी होती है पेमेंट, जैसे लोन वगैरह जब हम लेते हैं तो कुछ इंस्टॉलमेंट्स बाद में जाती है ना, तो वो पेमेंट्स क्या है, वो कहलाती हैं डिफर्ड पेमेंट्स। उसका स्टैंडर्ड सेट करना है कि हाँ कि हर महीने आपको कितना इंस्टॉलमेंट देना है, तो वो सब कौन डिसाइड करने में मदद करता है, मनी, ठीक है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मनी। क्लियर है बात यहां तक, ठीक है। ऑनलाइन में कोई डाउट है तो बताइए, बढ़े आगे। हैवी तो नहीं लग रहा है सब्जेक्ट, हम्म, मजा आ रहा है। देखो इकोनॉमी को आप जितना रिलेट करके पढ़ लोगे ना उतना ही आपके लिए ठीक है, जितना अगर आप सोचो ना कि बस इसको थ्योरेटिकली लेके जाएं, ये फंसा देगा। और इकोनॉमी एक्चुअल में आप बात करो, ये बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप इसको डे टू डे एग्जाम्पल से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप इसको नेचुरल अपने जो थॉट प्रोसेस है उससे कनेक्ट कर सकते हो। जैसे हमने आपसे बात की कि भाई हम ज़्यादा नोट क्यों नहीं प्रिंट कर पा रहे हैं, क्योंकि डिमांड, ज़्यादा नोट आएंगे डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, तो ये सारी चीज़ कनेक्टेड है। और मेरे को ये बात आपको बतानी भी नहीं पड़ी कि डिमांड बढ़ने से क्या है, प्राइस बढ़ता है। ये कुछ नेचुरल थॉट्स हैं जो हमारे माइंड में रहते ही हैं, उन्हीं से इकोनॉमी बना है ना। इकोनॉमी किसी डिवाइन नॉलेज का नाम नहीं है, इट इज जस्ट अ प्रैक्टिकल थिंग, ठीक है। फिलॉसफी टफ होती है, वो ईश्वर का डिवाइन गिफ्ट है, उसको समझने में मेहनत है, इसमें मेहनत नहीं है, ये तो हम ही ने बनाया, इंसानों ने बनाया, तो इंसान की समझ से ही बना है। तो जब कोई इंसान इसको खुद बना सकता है तो एक इंसान इसको अच्छे से समझ भी सकता है। इकोनॉमी के साथ एक मिथ रहता है कि ये टफ होगा, मैथमेटिकल होगा, ऐसा नहीं है। इसको लॉजिकली जितना आप लेके जाएंगे उतना ये सब्जेक्ट आसान है, और उसको मैं लॉजिकली ही सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट आता है सर आपका फुल बॉडीड मनी, टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी में देखो सर, ये मैं अभी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था। मैंने एक चीज बताई थी आपको, फेस वैल्यू, और एक बताया था इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे कॉइन्स थे, मान लो 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन है, तो उसको बनाने में भी 10 ग्राम गोल्ड लगा है, तो यानी अगर उसकी फेस वैल्यू 10 ग्राम गोल्ड की है तो उसको बनाने में भी 10 ग्राम गोल्ड लगा है, तो यानी उसकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो ऐसे मनी जिसका फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू सेम हो उसे हम क्या कहते हैं, फुल बॉडीड मनी। फिर टोकन मनी क्या होता है सर, जैसे हमारा पेपर करेंसी है, उसमें फेस वैल्यू ज्यादा है, इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, टोकन मनी, ठीक है। ये क्या है आपका, टोकन मनी। जो हमारी पेपर करेंसी वो क्या है, टोकन मनी। यहाँ पर फेस वैल्यू ज्यादा है, इंट्रिंसिक वैल्यू कम है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा कि फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि डेफिनेशन लिखवा रहा हो। इसका ये आपको की पॉइंट पता होना चाहिए कि फुल बॉडी मनी बोले तो फेसबुक वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू बराबर, टोकन मनी बोले तो फेसबुक वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। ये की पॉइंट्स ही आपको पकड़ने हैं, जो भी ये टॉपिक्स आप पढ़ेंगे इसमें से यही की पॉइंट्स आपको पकड़ने हैं, और ये उतना आसान आपके लिए हो जाएंगे। वैसे तो मैं की पॉइंट्स के हिसाब से पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा जितना आप पीवाईक्यूज लगाते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे को कोई दिव्य शक्ति ने नहीं बताया कि ये पढ़ाना चाहिए, ये आएगा, ये हमें कहाँ से एक्सपीरियंस मिलता है, पीवाईक्यूज देख देख के, तो वो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक इसमें होता है सर
रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या है? जैसे पहले ऐसा होता था, पहले क्या होता था, जैसे आज पेपर करेंसी में कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी प्रिंट कर लो। पहले क्या होता था, एक लिमिट होती थी कि आपके पास जितना गोल्ड है आप उतना ही करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। मान लो पहले आरबीआई ने 100 रुपये का नोट प्रिंट किया, तो इसका मतलब आरबीआई गारंटी ले रहा है कि अगर आप ये 100 रुपये का नोट आरबीआई को वापस करोगे तो बदले में आरबीआई क्या करेगा, 100 रुपये का जितना भी गोल्ड आएगा वो आपको दे देगा। क्योंकि पहले क्या है, आरबीआई के पास गोल्ड का मान लो उन्होंने रिजर्व बना रखा है, तो जितना गोल्ड है उनके पास उतने ही अमाउंट में वो क्या कर रहे हैं, करेंसी प्रिंट कर रहे हैं। पहले करेंसी ऐसे कंट्रोल की जाती थी कि जितना गोल्ड है उसी के अकॉर्डिंगली उतना ही आप क्या कर रहे हैं, करेंसी प्रिंट कर रहे हैं। अब वो भी खत्म हो गया सिस्टम। तो जब ऐसा चलता था कि हाँ आपकी करेंसी इज बैक्ड बाय अनदर कमोडिटी, when your currency is backed by another commodity, तो that type of money is called representative full bodied money। पहले 100 रुपए लेके जाओगे तो वो उतना रुपए का गोल्ड दे देता था आरबीआई, तो उसको हम क्या बोलते थे, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। आ रही है बात समझ में? अब नहीं ले जाना, अब नहीं देगा गोल्ड, ठीक है, पहले होता था। फिर एक टाइप ऑफ मनी इज लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब क्या है, ये जरूरी है समझना। देखिए लीगल टेंडर का सर मतलब है कि जैसे मान लीजिए आज भी आप सोचो कि नहीं मैं कैश करेंसी यूज नहीं करूंगा, मुझे मान लो लैपटॉप लेना है, मेरे पास एक सोने का सिक्का पड़ा है, उतने में लैपटॉप का वैल्यू है, तो मैं ऐसा करता हूँ शोरूम कंप्यूटर शॉप पे जाऊंगा, उससे कहूंगा मेरा गोल्ड का सिक्का ले लो, बदले में मुझे क्या दे दो, लैपटॉप दे दो। कर सकते हो आप। क्या वो शोरूम वाला गोल्ड का कॉइन एक्सेप्ट करेगा? उसके ऊपर है, वो आप दोनों की पर्सनल डीलिंग है ना। हो सकता है आपको फ्री में दे दे, आप पसंद आया हो तो वो तो आप दोनों के बीच की डीलिंग है। वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा वो आप दोनों की पर्सनल डीलिंग है। लेकिन मान लो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये नहीं आप पुलिस में जाके कंप्लेन कर दो कि मैं तो इसे गोल्ड का कॉइन दे रहा हूं, ये बदले में मुझे लैपटॉप नहीं दे रहा है। वो ऑब्लाइज्ड नहीं है, ही कैन एक्सेप्ट बट ही इज नॉट ऑब्लाइज्ड। बात समझ रहे हैं? बट आपने मान लो 50,000 कैश दे दिया उसे, करेंसी नोट दे दिया या यूपीआई कर दिया, अब वो कह रहा नहीं मेरे को तो गोल्ड चाहिए, तो आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हो कि ये मेरे से कैश नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि जो मनी है, कैश है, करेंसी है, वो क्या है आपका लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब क्या है, ये वो मीडियम ऑफ पेमेंट है जो गवर्नमेंट बाय लॉ रिकॉग्नाइज करता है और इसमें पेमेंट लेना कंपलसरी हो जाता है, कोई इसमें पेमेंट आपका रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। आ रही है बात समझ में? तो मीडियम ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, लीगल टेंडर का मतलब यह है कि वो करेंसी या वो मीडियम ऑफ पेमेंट जो गवर्नमेंट ने बाय लॉ क्लियर कर दिया हो कि इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। बाय कोई दूसरा अदर मोड ऑफ पेमेंट आप ले रहे हैं, वो तो वो आप दोनों के बीच की डीलिंग है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ, जैसे हमने करेंसी बनाई, हमने बनाया 1 रुपया, हमने बनाया 50 रुपया, तो इसको अगर कोई लेने से मना कर रहा है तो उस पे कंप्लेन हो सकती है, उस पे एक्शन लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो रुपया है इट इज अ लीगल टेंडर। क्लियर है बात? लीगल टेंडर का मतलब, ठीक है। अच्छा, लीगल टेंडर टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। जैसे पहले 10 पैसा, पहले पैसा भी चलते थे, वो भी लीगल टेंडर था। आज आप 10 पैसा लेके जाओ कोई नहीं लेगा, तो ऐसा नहीं कि आप उस पर कंप्लेन कर दो कि तो सरकार ने बनाया। डिपेंड होता है कि किस टाइम तक वो वैलिड है। जैसे फॉर एग्जांपल 8 नवंबर 2016, डेट याद है? कितने लोगों को याद है? आपको याद है क्या हुआ था 8 नवंबर 2016 को?
8 नवंबर 2016 को क्या हुआ था? नोटबंदी हुई थी। तो मोदी जी जब आए थे टीवी पे तो उन्होंने क्या कहा था, आज रात के 12 बजे के बाद से जो 500 रुपए हैं और जो 1000 रुपए के नोट हैं, दैट विल सीज टू एग्जिस्ट एज लीगल टेंडर। वो लीगल टेंडर की तरह काम नहीं करेंगे, यानी अब कोई ऑब्लाइज्ड नहीं है उनको एक्सेप्ट करने के लिए, उनका वैल्यू क्या हो गया, खत्म हो गया। तो कौन सी करेंसी लीगल टेंडर है या नहीं है, ये कौन बताता है, गवर्नमेंट बताता है। ठीक है, मिनिमम हमारी करेंसी कौन सी है जो लीगल टेंडर है? 50 पैसा। यूज नहीं होता है लेकिन 50 पैसा आज भी लीगल टेंडर है। ठीक है, 50 पैसा आज भी लीगल टेंडर है, ये मिनिमम करेंसी हमारी टू एग्जिस्ट एज अ लीगल टेंडर। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक, क्लियर है? हाँ, इकोनॉमी आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर इज वेरी टफ टू अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट। बिल्कुल जॉर्ज दादाजी, इसीलिए तो हम लोग यहाँ क्लास कर रहे हैं, ताकि जो आप करंट अफेयर्स में जब इकोनॉमी पढ़ेंगे वहां पे जो टर्मिनोलॉजीज आएंगी वो आपकी क्लियर रहे। ठीक है, तो वो क्लास इंश्योर करेंगी। हाँ, गवर्नमेंट के ऊपर है, चाहे तो कर दे, गवर्नमेंट के ऊपर है ये, है ना। वो तो मोदी जी से पूछना पड़ेगा आपको, उसका जवाब मोदी जी देंगे। ठीक है, जैसे आपका ये कॉइन्स को लेके बड़ा मसला चलता रहता है, किसी जगह पे आप जाओगे, जैसे अपना अरुणाचल में कॉइन्स ही नहीं कोई एक्सेप्ट करता है, कहीं जाओगे तो 10 रुपी का नहीं ये डिजाइन वाला कॉइन चलेगा, कोई कहेगा नहीं ये डिजाइन वाला चलेगा, तो ये लोगों ने बना दिए हैं। अगर आप जाओ कंप्लेन कर दो तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन एक बन जाता है लोगों का आपस में कॉमन कनेक्शन, एक्सेप्टेबल हो जाती हैं चीजें तो चलती रहती हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो दैट इज योर लीगल टेंडर। अच्छा हाँ, एक चीज और, जो चेक होते हैं ना, क्रेडिट कार्ड्स, दे मे नॉट बी लीगल टेंडर इन एवरी जुरिस्डिक्शन। जैसे ये लीगल टेंडर नहीं है, चेक बुक और क्रेडिट कार्ड। ये आप सोचो, आप चाय पीने गए, उसको 10 रुपए का चेक पकड़ा दिया, ठीक है तो वो, और ये आप कहोगे "हाँ, ये तो लीगल टेंडर है, 10 रुपए है ना, उसको जेल में डलवा दो", ऐसा नहीं होगा, वो लीगल टेंडर नहीं है। अगर वो कैश मांग रहा है, अगर वो कैश एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप कार्रवाई कर सकते हो। तो आपको क्रेडिट कार्ड, तो कहेगा भाई 10 रुपए की चाय के लिए हम कहाँ से आपका पीओएस मशीन लाएं, ठीक है, तो वो आपका लीगल टेंडर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नॉन लीगल। नॉन लीगल टेंडर्स मतलब वही, जैसे आपका चेक्स हो गए, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, ये सब आपका नॉन लीगल टेंडर्स हो जाएगा। फिर एक होता है सर फ्यूडिशियरी मनी। देखो, जहां भी वर्ड आप फ्यूडिशियरी सुनो ना, फ्यूडिशियरी वर्ड का मतलब समझ लेना कुछ ट्रस्ट से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, फ्यूडिशियरी का मतलब क्या है, ट्रस्ट से रिलेटेड बात हो रही है। जैसे चेक, चेक फ्यूडिशियरी मनी है, क्यों है? आप ऐसे समझो, आप ने दुकानदार से लैपटॉप लिया 50,000 रुपी का, और उसको 50,000 रुपी का क्या दे दिया, चेक दे दिया, और उससे कहा जाओ मेरे बैंक अकाउंट से 50,000 निकाल लेना। उसको क्या पता आपके अकाउंट में 50,000 हैं या नहीं है? तो वो ट्रस्टी तो कर रहा है ना आप पे, कि उसने आपसे चेक एक्सेप्ट कर लिया, बदले में वो सोच रहा है मालिक ने 50,000 दिए तो होंगे अकाउंट में, तो वो जाएगा निकाल लेगा। तो ये सारी चीजें किस पे चल रही हैं, ट्रस्ट पे ही तो चल रही हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ट्रस्ट पे तो नहीं चला सकते सिर्फ चीजें, कि हाँ चलो सब भोलापन है, लोग बोले हैं अपना 50,000 का दे दिया। इसमें क्या होता है, लोग इसका मिसयूज भी करने लगे, कि चेक दे दिया, बैंक अकाउंट में इतना पैसा है ही नहीं, तो उस बेचारे का तो लॉस हो गया। ठीक है, इसी को कहते हैं चेक बाउंस होना। तो चेक बाउंसिंग की समस्या होने लगी, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया, बहुत ही सीरियस क्राइम बनाया चेक बाउंस होना, ताकि अगर आप किसी को चेक दे रहे हैं तो यू मस्ट एंश्योर कि आपके अकाउंट में इतना रुपया हो। अगर चेक बाउंस हुआ तो वो आपको फंसाएगा, ठीक है, आपके ऊपर कंप्लेन हो सकती है। ठीक है, लेकिन फिर भी काम किस पे चल रहा है, ट्रस्ट पे ही तो चल रहा है। जैसे एक पहले, अभी तो मोड ऑफ पेमेंट ज्यादा यूज नहीं होता है, पहले डिमांड ड्राफ्ट चला करता था।
जनरली जो भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज पेमेंट एक्सेप्ट करते थे कॉलेज फी वगैरह डिमांड ड्राफ्ट से करते थे। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता था, वो कॉलेज आपको बोलता था इस नाम में ये डिमांड ड्राफ्ट बनवा के लाना। आप अपनी बैंक के पास जाते थे, उसको उतना कैश देते थे, बदले में वो एक डिमांड ड्राफ्ट बना के देता था। आप उसे कॉलेज में सबमिट करते थे। अब वो कॉलेज वाला क्या होगा, उस बैंक में जाएगा, उस पैसे को निकाल लाएगा। अब कॉलेज वाले को तो नहीं पता है ना उसमें कितना पैसा है, तो बेसिकली ये क्या है, आपका ट्रस्ट पे तो काम चल रहा है। तो इस टाइप का जो मनी है, डिमांड ड्राफ्ट है, चेक बुक है, ये कौन सा मनी कहलाता है, फिड्यूशरी मनी। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज आपका क्लियर होना जरूरी होता है। ठीक है लुकिंग जी, मैं और क्या आप जानना चाह रहे हैं लीगल टेंडर के बारे में। लीगल टेंडर का देखिए बेसिकली मतलब बस यही है कि आपका जो भी मोड ऑफ पेमेंट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करे, जैसे हमारा जो करेंसी है कैश फॉर्म में, वो लीगल टेंडर है। ठीक है, अब आप सोचो हम किसी और तरीके से मोड ऑफ पेमेंट बना लें, तो वो आपके ऊपर है, आप अगर सामने वाले को कन्विंस कर पाओ तो। लेकिन उसके बदले में आप उस पर कंप्लेन नहीं कर सकते। लीगल टेंडर वो करेंसी है कि अगर वो करेंसी कोई यूज करने से मना कर दे, ठीक है, तब जाके आप उस पर कंप्लेन कर सकते हो, तो वो कहलाता है आपका लीगल टेंडर। यानी ये वो करेंसी है जो गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि लोग एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन इंडिया में सबकी ज्यूरिसडिक्शन अलग है। जैसे रुपी इज अ लीगल टेंडर, कहां पर, इंडिया में। आप सोचो यूएसए में जाओ और वहां कहो नहीं रुपया एक्सेप्ट करो, वहां लीगल टेंडर नहीं होगा। तो हर एक लीगल टेंडर की अपनी ज्यूरिसडिक्शन है। जैसे डॉलर की अमेरिका में है, अब यहाँ कोई डॉलर देगा तो यू आर नॉट ऑब्लाइज टू एक्सेप्ट। ठीक है, तो हर एक ज्यूरिसडिक्शन में एक करेंसी होता है, एक मोड ऑफ पेमेंट होता है, उसका ज्यूरिसडिक्शन फिक्स होता है कि इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, नहीं कोई करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो दैट मोड ऑफ पेमेंट इज योर लीगल टेंडर। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। क्लियर है लुकिंग जी, और कुछ डाउट हो तो बताइएगा, है ना। ठीक है सर, ये हो गया। एक होता है सर फियाट मनी। फियाट मनी बेसिकली क्या है, जैसे अभी हमने बात किया था ना फुल बॉडीड रिप्रेजेंटेटिव मनी, उसमें क्या था, जो करेंसी थी दैट वाज बैक्ड बाय ए कमोडिटी लाइक गोल्ड एटसेट्रा। अगर वो बैकिंग हटा दो तो वो मनी क्या बन जाएगा, फियाट मनी। जैसे आज के टाइम में आप जो भी करेंसी देख रहे हैं, इंडियन रुपी है, डॉलर है, ये सब क्या है, फियाट मनी है, क्योंकि इनके पीछे क्या है, बैकिंग नहीं है। आप ये नहीं, जैसे पहले फॉर एग्जाम्पल इस तरह का सिचुएशन चलता था कि करेंसी प्रिंट करती थी गवर्नमेंट, और आप करेंसी के बदले उनकी सेंट्रल बैंक से उतना हिस्से का गोल्ड लेना जाओ दे देंगे। अब ऐसा नहीं है, 100 रुपए के बदले गोल्ड लेना चाहोगे या कोई कॉमोडिटी बदले में नहीं मिलेगी। वो 100 रुपए ही हैं जो कुछ हैं आपके पास, उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो अगर आपकी करेंसी इज नॉट बैक्ड बाई एनी कमोडिटी, तो वो मनी क्या कहलाता है, आपका फियाट मनी। यानी जो फुल बॉडी रिप्रेजेंटेटिव मनी हमने पढ़ा था, ये उसका जस्ट क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो दैट इज योर फियाट मनी। फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर, इंडियन रुपी। हाँ जी, फियाट मनी को मैं फिर से बोल देता हूँ। ठीक है, ठीक है। देखो, जैसे अभी मैंने बताया था ना, पहले ऐसा चला करता था कि कोई भी करेंसी अगर प्रिंट हो रही है तो उतने हिस्से का गोल्ड रखा जाता था। मान लो आपके पास 1 kg गोल्ड है, तो आप मैक्सिमम करेंसी कितनी प्रिंट कर सकते हो, 1 kg गोल्ड के बराबर ही प्रिंट कर सकते हो। तो ये जो मनी था ये क्या कहलाता था, आपका फुल बॉडीड रिप्रेजेंटेटिव मनी। ठीक है, दैट वाज बैक्ड बाय ए कम्युनिटी, कि उसके बदले में आपको कुछ रुपया भी मिल जाएगा। बदले में आप उसको वापस करोगे उस करेंसी को गवर्नमेंट के पास, तो उतना गवर्नमेंट आपको क्या दे देगी, वो आपको, मान लो फॉर एग्जाम्पल गोल्ड से बैक्ड था तो उतना गोल्ड दे देगी।
फियाट मनी में क्या है, यहां पर ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि इतना हमारे पास गोल्ड है या इतना सिल्वर है तो हम इतना ही करेंसी दे पाएंगे, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये सारा ट्रस्ट पे ही मामला चल रहा है कि भाई भारत ने रुपी लॉन्च किया है तो भारत की करेंसी है, तो भारत की इकोनॉमी जब तक मजबूत है, आरबीआई मजबूत है, रुपया का वैल्यू रहेगा। अगर भारत को नुकसान पहुंचता है तो रुपया को नुकसान पहुंचेगा। यहाँ पर अगर आपके पास मान लो कभी रुपए की वैल्यू खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं है कि आप उस रुपए के बदले उतना गोल्ड जाके सेंट्रल बैंक से ले लो, तो इसमें किसी तरह की बैकिंग नहीं है। इसी मनी को हम कह रहे हैं फियाट मनी। क्लियर है? हाँ, पहले वैल्यू सेम थी। अभी क्या है, वो जो रुपी का नोट है, इट इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर। उसकी 100 रुपी की वैल्यू इसीलिए है क्योंकि आरबीआई ने डिक्लेयर करके रखा है। जैसे 500 रुपी के नोट जो पहले चला करते थे, तो उनकी वैल्यू सिर्फ इसीलिए थी क्योंकि आरबीआई ने उनको लीगल टेंडर बना के रखा था। अब अगर आपके पास पुराना 500 का नोट है, क्या उसको कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, इट इज नॉट बैक्ड बाय एनी फिजिकल कमोडिटी। ऐसा नहीं होगा कि मान लो वो नोट कभी इनवैलिड हो जाए तो बदले में आपको कोई दूसरी कमोडिटी उतने हिस्से की मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फियाट मनी। जैसे आज के टाइम में एक कुछ इस तरह की न्यूज़ चलती रहती है, कहा भी जाता है कि जैसे अमेरिका का डॉलर है, इंटरनेशनल ट्रेड जनरली डॉलर में चलता है, तो डॉलर किसके भरोसे पे? अमेरिका की इकोनॉमी पे भरोसे पे, क्योंकि दुनिया को अमेरिका की इकोनॉमी पे भरोसा है कि ये कोलैप्स नहीं होगी, तो वो लोग डॉलर में ट्रेड करते रहते हैं, तो डॉलर की वैल्यू बनी रहेगी। तो ऐसी खबर भी आ जाती है कि चाइना चाह रहा है कि डॉलर की वैल्यू कम हो, तो चाइना प्रपोज कर रहा है कि आपका जैसे पहले होता था ना, मेटल बेस्ड करेंसी, मेटल बैक्ड करेंसी, वो स्टार्ट हो जाए फिर से। अब अमेरिका नहीं चाह रहा है कि ऐसा हो कि मेटल बैक्ड करेंसी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मेटल में चाइना काफ़ी आगे है, तो चाइना को फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसी भी न्यूज़ आती रहती है, हो सकता है चाइना अमेरिका कुछ टाइम में गोल्ड, जो आपका मेटल है, गोल्ड है, उसके प्राइसेस को क्रैश करा दे, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस कम हो जाएंगे, गोल्ड की वैल्यू नहीं रहेगी, तो आप उसके बदले में किसी करेंसी की बैकिंग नहीं दे पाएंगे। अभी गोल्ड के बदले में बैकिंग इसलिए है ना क्योंकि गोल्ड की खुद की वैल्यू है। मान लो गोल्ड की ही वैल्यू नहीं रही, तो गोल्ड बैक्ड करेंसी का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये सब कॉन्स्पिरेसी ऐसी ही चलती रहती है। फियाट मनी में कोई डाउट है? डेफिनेशन क्लियर है? हाँ जी, कुछ पूछना हो बता दीजिए। यूज वैल्यू में समझा नहीं, कौरा जी आप किसका पूछना चाह रहे हैं? ठीक है यहाँ तक पक्का? चलिए, एक होता है सर आपका नियर मनी। नियर मनी का मतलब क्या है? मतलब मनी टाइप का, जैसे जिसको बहुत इजीली मनी में कन्वर्ट किया जा सके। जैसे चेक है, चेक को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो ना, बैंक में जमा कर दो, बदले में कैश मिल जाए। मतलब इस तरह का आपका मोड ऑफ एक्सचेंज जो इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सके। जैसे आपका चेक्स हैं, डिमांड ड्राफ्ट हैं, इन सबको हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं? नियर मनी में, जो इजीली कन्वर्टेबल हो कैश में, ठीक है, वो आपका नियर मनी। और इसमें और कुछ है नहीं। प्लास्टिक मनी हमने देख लिया, वही डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को क्या कह देते हैं हम? प्लास्टिक मनी। डिजिटल करेंसी, डिजिटल मनी, ठीक है। डिजिटल मनी वही जो हमने अभी आपसे बात किया कि दो तरह की होती हैं, एक हो गया सेंट्रलाइज, एक हो गया डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज जो गवर्नमेंट बैक्ड होती हैं, जैसे मान लो आपका ई वॉलेट्स होते हैं, यूपीआई में जो आप पेमेंट करते हैं ना, ई वॉलेट में आप रुपए स्टोर कर सकते हैं। सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये सब क्या है आपका? सेंट्रलाइज। और डिसेंट्रलाइज जैसे आपका क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ये सब, ये आपका क्या हो गया? डिसेंट्रलाइज। तो ये सब किस कैटेगरी में आ जाएगा? आपका डिजिटल
मनी कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। इसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक फियाट मनी ज्यादा ध्यान रखिएगा, फियाट मनी के पूछने के चांसेस ज्यादा हैं, बाकी सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ सर आपका बैंक डिपॉजिट। ये एक्चुअली आगे आपका यूज होगा, इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है ना मनी एग्रीगेटर्स, तो उसमें ये आपको पता होना चाहिए डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, टाइम डिपॉजिट क्या होता है। ठीक है। हाँ कोच जी, देखिए एक टाइप ऑफ मनी की एक फीचर ऑफ मोड ऑफ पेमेंट की वो एक से ज्यादा कैटेगरी में आ सकते हैं। तो जहां तक अगर बात करेंगे आप चेक्स वगैरह की, तो वो हाँ नियर मनी और फिड्यूशियरी मनी दोनों में आ जाएगा। तो लगभग लगभग नियर मनी फिड्यूशियरी मनी एक ही टाइप का होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज आपका बैंक डिपॉजिट्स। बैंक डिपॉजिट्स का मतलब है बैंक में जो आप पैसा जमा कर रहे हैं वो कितने तरह का है। तो वो तो दो तरह का सर डिपॉजिट होता है, ये मैं यहाँ पे छोटे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक होता है सर डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट। तो बैंक्स में आप जो पैसा डिपॉजिट करते हैं वो दो तरह से होता है, एक तो होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट। दो में डिफरेंस क्या है, दोनों में सर डिफरेंस ये है कि सर जैसे डिमांड डिपॉजिट की मैं अगर आपसे बात करूं, आप बैंक में गए, आपने बैंक में सिंपल पैसा जमा कर दिया, उनको ये नहीं बताया मैं 1 साल के लिए फिक्स कर रहा हूँ, 2 साल के लिए, बस जमा करा दिया, जो जनरली हम लोग जो डिपॉजिट करते हैं। तो ये पैसा हम जब भी डिमांड करेंगे बैंक हमको निकाल के देगा। ठीक है, जब भी हम डिमांड करेंगे, मान लो 1 घंटे में हमने डिपॉजिट किया, 2 घंटे बाद निकालने गए, तो बैंक वाला ये नहीं कहेगा अभी आए थे अभी जमा करके चले गए अभी नहीं दे पाऊंगा, ऐसा नहीं है। जब आप चाहें उसको डिपॉजिट करें और जब चाहें आप उसको निकाल लें। तो इस तरह के जो डिपॉजिट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट दो तरह के अकाउंट में होता है, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करेंट अकाउंट। ठीक है। सेविंग अकाउंट एक करेंट अकाउंट में क्या फर्क है, जो हम लोग जनरली सैलरी आती है, हमारा जो सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं उनके सेविंग अकाउंट होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है एक फिक्स अमाउंट आता है, आप उसमें से छोटा छोटा खर्चा कर रहे हैं। करेंट अकाउंट बिजनेस के लिए बनाया गया है। ठीक है, जो बिजनेसमैन होते हैं उनके बैंक्स में करेंट अकाउंट होते हैं। करेंट अकाउंट में फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं, ओवरड्राफ्ट फीचर भी मिल जाता है कि अकाउंट में रुपया नहीं भी है तो भी आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बैंक अलाउ कर देती है खर्च करने को। तो डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफेशन, अगर आप सैलरी वाला काम कर रहे हैं तो उसके लिए सेविंग अकाउंट है, और अगर आप बिजनेस के लिए कोई अकाउंट यूज कर रहे हैं तो वो करेंट अकाउंट है। क्योंकि करेंट अकाउंट में क्या होता है, सेविंग अकाउंट में फैसिलिटी लिमिट होती है। मान लो आपके अकाउंट में, आप मान लो दुकान चलाते हैं, कोई चाय की शॉप है, दिन में 50 पेमेंट अगर उसके आगे 10-10 रुपए के, बैंक वाला डाउट में आ जाएगा कर क्या रहा है, 10-10 रुपए कौन भेज रहा है इसको। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट में ये सब लिमिटेशंस होती हैं, बैंक वाला उस चाय वाले को पकड़ लेगा। लेकिन अगर करेंट अकाउंट होगा तो नहीं पकड़ेगा, क्योंकि करेंट अकाउंट में कंटिन्यूअस पेमेंट्स आती रहती हैं, बिजनेस है ना। तो करेंट अकाउंट में फीचर ज्यादा होते हैं, बट दोनों ही किस कैटेगरी में आता है आपका, डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट वो पैसा है जो आप जब चाहो बैंक से निकाल सकते हो, बैंक आपको रोकेगा नहीं निकालने से, ना ही आप पे कोई पेनल्टी लगाएगा। दूसरा आता है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, आप बैंक को बोल देते हो कि भाई मैंने अपना पैसा 10 साल के लिए लॉक कर दिया या 5 साल के लिए लॉक कर दिया, उससे पहले मेरे को नहीं निकालना है। तो आपने क्या करा, बैंक को एक टाइम दे दिया ना कि मैं इतने टाइम के लिए डिपॉजिट कर रहा हूं या कर रही हूं, तो वो डिपॉजिट क्या कहलाएगा आपका, टाइम डिपॉजिट। फॉर एग्जाम्पल इसमें दो कैटेगरीज आती हैं, एक होता है एफडी, एक होता है आरडी, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट मतलब आपने मान लो एक साथ 5 लाख रुपए बैंक को दे दिया, कहा कि 10 साल तक ये मेरा पैसा लॉक कर दो। अब 10 साल से पहले अगर आप पैसा निकालोगे तो बैंक पेनल्टी लगा सकता है, क्योंकि उसको आपने डिपॉजिट का टाइम दिया था कि हम ये डिपॉजिट एक फिक्स टाइम के लिए कर रहे हैं। ठीक है।
एफडी आरडी में फर्क कितना है? एफडी में आपने वन टाइम पेमेंट कर दिया बैंक को, आरडी क्या है? रिकरिंग, मतलब रिपीटिंग। आपने फिक्स कर दिया कि हर महीने मेरे अकाउंट से 5,000 काटते रहना और उसको लॉन्ग टर्म में सेव करके रखना, तो वो आरडी कहलाता है। लेकिन इस पैसे का एक टाइम फिक्स होता है, आप बैंक को बताते हो इतने टाइम के लिए हम पैसे को लॉक कर रहे हैं, उससे पहले अगर आप पैसा निकालोगे तो पेनल्टी पड़ेगी। बैंक के ऊपर है, मैंने कहा पेनल्टी लगा सकता है, हाँ ठीक है, बैंक के ऊपर है, वो बैंक के ऊपर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने एक टाइम दे के लॉक किया ना एफडी, तो अगर टाइम दे के लॉक किया है तो वो फिर बैंक के ऊपर है कि उस टाइम से पहले अगर आप पैसा निकालेंगे, पहले निकाला था, हाँ पहले निकालेंगे तो वो बैंक के ऊपर है, वो पेनल्टी लगा सकता है, ठीक है। इसमें और भी अलग फीचर्स होते हैं कि एक साल में मान लो कितने टाइम बाद आप निकाल रहे हो, ठीक है, तो वो बैंक टू बैंक वेरी करेगा उनकी पॉलिसीज पे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ये सारा मामला समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक टर्म और होता है लिक्विडिटी, कैश की लिक्विडिटी। ये सुना है टर्म किसी ने, लिक्विडिटी? मतलब लिक्विडिटी सुना होगा, कैश की भी लिक्विडिटी होती है, ठीक है। इसको आप ऐसा समझिए, अच्छा जोर दादा जी, आपका जो कमेंट है ना उस पर मैं अभी क्लास जब एंड करूंगा तो उसके बारे में बातचीत करूंगा, है ना। चलिए समझिए सर, लिक्विडिटी का बेसिक मतलब क्या है? लिक्विडिटी का बेसिक मतलब है, ऐसे समझो आप, वाटर है, हनी है, कौन ज्यादा इजीली फ्लो कर सकता है? वाटर। तो लिक्विडिटी किसकी ज्यादा है? वाटर की ज्यादा है। अब हमारे जो मोड ऑफ पेमेंट में हम आते हैं, एक होता है कैश, एक होता है यूपीआई। किसमें इजीली पेमेंट हो जाता है? चलो यूपीआई से आप लोगों को ज्यादा जल्दी लगता है। यूपीआई इसलिए लगता है ना क्योंकि आपका वो वैसा बना दिया गया सिस्टम। अच्छा चलो ऐसा समझो, कैश और डेबिट कार्ड, कैश में, कैश और घर की प्रॉपर्टी, कैश में ना। तो ये सब क्या है आपका, इससे हमें पता चल रहा है कि कैश और डेबिट कार्ड में पेमेंट किससे इजीली हो रहा है? कैश से हो रहा है। तो लिक्विडिटी किसकी ज्यादा है? कैश की ज्यादा है। तो कितना इजीली आप पेमेंट कर पा रहे हो उस चीज से, कितना इजीली उस पैसे को आप फ्लो करा पा रहे हो, या जो मोड ऑफ पेमेंट है कितना इजीली आप उसे फ्लो करा पा रहे हो, वो क्या कहलाता है आपका? उतना ज्यादा लिक्विडिटी, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बात किया कि कैश में और डेबिट कार्ड में कौन ज्यादा लिक्विडिटी रखता है? कैश। सबसे ज्यादा जो लिक्विडिटी होती है वो करेंसी कैश की ही होती है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी। क्योंकि आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर रहे हो, मान लो चेक से कर रहे हो, चेक से भी तो टाइम लगेगा, वो बंदा लेगा फिर जाएगा तब वो कैश निकाल के लाएगा, वो भी टाइम टेकिंग है। तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसकी है? कैश की है। अब इसको मेरे को आप ऐसे समझाओ, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, इन दोनों में लिक्विडिटी आपके हिसाब से किसकी ज्यादा होनी चाहिए? डिमांड डिपॉजिट की कि टाइम डिपॉजिट की? किसको इजीली फ्लो करा सकते हो? डिमांड डिपॉजिट ना, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट में आप गए 1 घंटे बाद वापस ले लिया बैंक से, और टाइम डिपॉजिट में आप पैसा लॉक करके आए हो, आपको भले 1 साल से पहला पेनल्टी वगैरह लगा के दे देगा, लेकिन उसमें फॉर्मेलिटीज ज्यादा करवाएगा, पूछेगा क्यों निकाल रहे हो, बताओ मुझे, कहेगा प्लीज मत निकालो है ना। तो आपको किसमें ज्यादा फायदा है? डिमांड डिपॉजिट। कौन ज्यादा इजीली फ्लो हो रहा है? तो लिक्विडिटी किसकी ज्यादा है? डिमांड डिपॉजिट की लिक्विडिटी ज्यादा है कंपेयर टू टाइम डिपॉजिट। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसमें कोई डाउट है? क्योंकि ये कंसेप्ट आगे यूज करूंगा मैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट की लिक्विडिटी टाइम डिपॉजिट से ज्यादा है। लिक्विडिटी कंपेयर कर लेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है आपसे कि आपसे बोल दे कि कैश है, डेबिट कार्ड है, घर की प्रॉपर्टी के पेपर हैं, इनको लिक्विडिटी डिक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज करो,
तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसकी है? कैश की, फिर डेबिट कार्ड की, फिर घर के पेपर की। ठीक है, वो भी तो एक मोड ऑफ पेमेंट है ना। चलिए, तो ये एक छोटा सा पार्ट था, मेरे को एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है दैट इज योर क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, इसमें मनी एग्रीगेटर वाला मैं इसमें लास्ट में लेके आऊंगा। क्रिप्टो करेंसी देखो, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है आपका, इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसका नाम ध्यान रखेंगे, वो कौन सी है सर? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी में आपका कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? वैसे तो अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स थिंग है, मैं समझाने बैठूंगा तो पूरा एक ये अपने आप में सब्जेक्ट बन जाएगा। आपको मैं एक बेसिक सा आइडिया देता हूँ थोड़ा सा फील कराने के लिए। टॉरेंट जानते हैं? टॉरेंट सुना है? सुना है। टॉरेंट को लोग किस लिए यूज करते थे? हाँ, पायरेटेड मूवीज में फेमस था एक टाइम में टॉरेंट, कि पायरेटेड मूवीज डाउनलोड कर, मूवीज जो डाउनलोड होती थी पहले। तो अगर टॉरेंट आपने कभी यूज किया हो, किया है किसी ने? हाँ, हाँ, नहीं आएंगे कैमरे में, बता सकते हैं, ठीक है। अगर कभी टॉरेंट आप यूज करेंगे तो उसमें क्या होता है, एक उसका एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें मूवी डाउनलोड होने के बाद उसमें लिखा होता है सीडिंग, एक वर्ड यूज होता है वहां, सीडिंग। तो बेसिकली होता क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, ऐसा समझो आप कि आपने कोई मूवी डाउनलोड करी, ये मान लो आपका कंप्यूटर है, आपने कमांड दी कि मेरे को मूवी डाउनलोड करके दो, और ये पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि आप इससे बोलोगे डाउनलोड करके दो, तो ऐसा नहीं है ये किसी दूसरे कंप्यूटर में कमांड भेजेगा, उस कंप्यूटर से आपके में मूवी आ रही है। अगर ऐसा होता तो बहुत इजीली पकड़ लेते कि कहां से मूवी का फ्लो हो रहा है। ये क्या करेगा, मान लीजिए ये मूवी 4 कंप्यूटर्स में डाउनलोडेड है, ठीक है, तो ये आपको एक जगह से पूरी फाइल नहीं भेजेगा, कुछ हिस्सा इस कंप्यूटर से भेजेगा, कुछ हिस्सा इससे भेजेगा, कुछ हिस्सा इससे भेजेगा, कुछ हिस्सा इससे भेजेगा। ठीक है, यानी ब्लॉक्स की क्या बन गई? चेन बन गई। तो दैट इज योर ब्लॉक चेन। ठीक है बहुत कुछ इसमें, मैं बेसिक आपको फील कराने के लिए आइडिया दे रहा हूं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली कैसे काम कर रही है। इसमें जो भी डेटा है किसी एक सिंगल सर्वर में स्टोर ही नहीं है। अगर सिंगल सर्वर में स्टोर होगा तो उसको डिस्ट्रॉय करना भी कंपैरेटिवली आसान है, गए इसको खत्म कर दिया, डेटा खत्म। अब ये एक सर्वर में स्टोर ही नहीं है डेटा, मल्टीपल सर्वर्स में स्टोर है, किसी में कोई पार्ट, किसी में कोई पार्ट, तो इसी के लिए इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप मूवी डाउनलोड करोगे, आप भी उसका पार्ट हो, किसी और को वो भेजेगा, कुछ हिस्सा आपके लैपटॉप से निकाल के भेजेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्रिप्टो करेंसी किस पे काम करता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इसमें सिर्फ बिटकॉइन इज नॉट ए क्रिप्टो करेंसी, बट बिटकॉइन सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गया कंपेयर टू अदर करेंसीज। इसमें अदर भी हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल ये जितने भी फोटोज बन रही हैं ये सब क्या है आपका? क्रिप्टो करेंसीज हैं। डिजी कॉइन है, लिट कॉइन है, ये सब क्या है? मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज है। तो पहला पॉइंट तो ध्यान रखेंगे, इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है। और सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर कौन सा है सर आपका? बिटकॉइन। बिटकॉइन वही मैंने आपको बताया, माना जाता है इन्वेंटेड बाय सतोशी नाकोमोटो, एक जापानीज पर्सन थे, इन्होंने इसको बनाया था, बना के ये कहीं चले गए नहीं पता, फिर भी बहुत क्लैरिटी नहीं है, इन्होंने ही बनाया था कि इनका नाम यूज किया है, नो वन क्लियरली नोज, बस बिटकॉइन एक करेंसी है। अच्छा, बिटकॉइन आया कहाँ से और बिटकॉइन हमें मिलता कैसे है? अगर मान लो हमें बिटकॉइन चाहिए, इसके लिए वर्ड यूज होता है बिटकॉइन माइनिंग। इसका मतलब क्या है? आपको मान लो बिटकॉइन लेना है तो आप कैसे लोगे? बिटकॉइन लेने का मतलब है गोल्ड लेने जैसा। जैसे आपको गोल्ड लेना है तो आप कहाँ जाओगे? ज्वेलर के पास जाओगे ना।
ज्वेलर आपको दे देगा। इसी तरह से बिटकॉइन बेचने वाले बहुत लोग हैं मार्केट में, आप उनके पास जाओगे बेच देंगे। लेकिन उनके पास कहाँ से आया बिटकॉइन? कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। तो इसको आपको फील करना है तो आप गोल्ड को फील करो। गोल्ड कहाँ से आया? ज्वेलर्स के पास कहाँ से आया गोल्ड? कहीं ना कहीं से तो आया होगा, किसी ना किसी माइनिंग फील्ड से आया होगा। तो गोल्ड हम तक कैसे पहुंच रहा है? माइनिंग से पहुंच रहा है। एक केव है, वहां पर खुदाई हो रही है, वहां से आपका गोल्ड डिगिंग की जा रही है। इसी तरह से बिटकॉइन है। सातोशी नाकामोटो ने क्या बना दिया? एक जगह पर बिटकॉइन, जितना भी टोटल अमाउंट ऑफ बिटकॉइन एक जगह पर स्टोर है, जितना भी दुनिया भर का बिटकॉइन है उसमें स्टोर है। उसने एक एल्गोरिदम बना दिया। उसने एक ऐसा एल्गोरिदम बना दिया कि आपको ये एल्गोरिदम, ये कमांड परफॉर्म करना पड़ेगा अगर आपको यहां से बिटकॉइन को निकालना है। ठीक है, तो कुछ कमांड्स होती हैं, कुछ इसका प्रोसीजर होता है, डिजिटल वर्ड में वो लोग इसको जानते हैं, उससे आप इसको निकाल सकते हो। है सर, इतना आसान है? तो हमारे पास भी लैपटॉप है, हम निकाल लेंगे। नहीं, क्योंकि इसके लिए जो प्रोसेसर्स चाहिए, इसके लिए जो पावर चाहिए, बहुत ज्यादा हाई पावर चाहिए, बहुत ज्यादा। कुछ लोग इसको इन्वायरमेंट के लिए नुकसान भी मानते हैं, क्योंकि आपका इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा है। जो लोग माइनिंग करते हैं उनके पूरा कंप्यूटर, पता चल रहा है कमरे में कंप्यूटर के प्रोसेसर्स ही प्रोसेसर्स कनेक्टेड हैं। बहुत हैवी प्रोसेसिंग चाहिए होती है इसको माइन करने के लिए, तो उसमें भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर वो लोग माइन करके लाते हैं, फिर आपको वो मार्केट में बेच देते हैं। अब जैसे हमें गोल्ड चाहिए तो हम माइनिंग करने तो नहीं जाएंगे ना, केजीएफ से निकाल लाते हैं, ज्वेलर के पास जाएंगे, क्योंकि कौन उतना लंबा झमेला करे। सेम यहाँ पर है, एक जगह पर रखा है, वहां पर जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं, अपनी मेहनत लगाते हैं, कुछ माइन करके लाते हैं और उसका हिस्सा लोगों में बांट देते हैं। लेकिन ये डिसेंट्रलाइज है, इसमें आपका आइडेंटिटी रिवील नहीं होता है। आपने बिटकॉइन खरीद लिया, बिटकॉइन में ट्रांसफर कर दिया, गवर्नमेंट उसे ट्रेस बहुत मुश्किल से कर पाती है। आपने किसी को बैंक से अमाउंट ट्रांसफर करा, बहुत इजीली आप ट्रैक हो जाएंगे। बिटकॉइन आपके ट्रेस हो नहीं पाते, क्योंकि गवर्नमेंट ने बनाया नहीं, और किसी भी गवर्नमेंट ने इसे नहीं बनाया, तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इलीगल नहीं है, इलीगल नहीं है। हाँ, ऐसा हुआ था फ्यू इयर्स बैक। ठीक है, अब हम वही बात करते हैं, भारत ने क्रिप्टो करेंसी में क्या काम किया है। अब देखो, भारत में एक कमेटी बनाई गई थी। देखो, अपनी ब्यूरोक्रेसी सॉर्टेड है। कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है, अच्छा इसकी कमेटी बना दो, पहले रिकमेंडेशंस लेते हैं, जो अच्छी चीजें करना भी चाहिए। पहले कमेटी बनाई गई, सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी। ये नाम ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ ले कभी कि बिटकॉइन से रिलेटेड क्या, बिटकॉइन का करना क्या चाहिए, वो ये कमेटी उसके लिए बनाई गई कि बिटकॉइन हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं है, ये भी चिंता का विषय बना था। फिर इन्होंने कुछ अपने रिकमेंडेशंस दिए कि आपको एक डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए, अदर अदर प्रोपोजल दैट इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, कि किस तरह से आप बिटकॉइन को यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। लेकिन कुछ चीजें उन्होंने क्लियर बता दी कि देखो भाई, बिटकॉइन में दिक्कत क्या है, इसमें आपका नाम रिवील नहीं होगा, आपको ट्रेस करना मुश्किल है। तो जब आपको ट्रेस करना मुश्किल हो गया, तो इसको लोग इलीगल कामों के लिए यूज कर सकते हैं, क्रिमिनल्स इसको यूज कर सकते हैं। हम कैसे पकड़ेंगे? नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन सकता है। इसका नेचर वॉलेटाइल है, कि बिटकॉइन कहाँ से आया, कैसे आया, नो वन नोस। कल मान लो बिटकॉइन की वैल्यू खत्म हो गई, तो जो अपना लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके बिटकॉइन लिए बैठा था, उसको कोई भरोसा नहीं है ना। अब जैसे आप रुपया लिए बैठे हो, तो आपको भरोसा है भारत सरकार पे, डॉलर आपकी जेब में, भरोसा है अमेरिका की सरकार पे कि हाँ ये जब तक है डॉलर रहेगा। बिटकॉइन नहीं पता ना, इसका वॉलेटाइल नेचर है, रैपिडली प्राइस राइज कर जाए, डिक्रीज कर जाए, तो इससे जो लोग इसको परचेज करेंगे उनकी इकोनॉमी खतरे में। दूसरा, क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए इसका यूज हो जाता है, कोई गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं है। तो ये सारे कंसर्न्स इसमें रेज किए गए क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग। तो गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी को क्या कर दिया? बिटकॉइन को बैन कर दिया। हम इसको यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो हम यूज ही नहीं करेंगे। फिर बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या बात होती है कि तुमको नहीं समझ में आ रहा तो तुम यूज नहीं करोगे टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी है,
कल आप कह दो एआई बड़ा खतरनाक है, एआई को हमें एआई नुकसान पहुंचा सकता है तो हम एआई को बैन कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा टेक्नोलॉजी को समझो, उसको अपने फायदे के लिए यूटिलाइज करो। तो इस पे जो बैन लगा था वो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। पहले लग चुका है, फिर गवर्नमेंट ने कहा नहीं, नो मीन्स नो, नहीं करना तो नहीं करना, फिर सरकार जो चाहे कर ले। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो बैन भी नहीं कर सकते। तो सरकार ने क्या करा, बजट पास किया, कहा अच्छा ठीक है तुम बिटकॉइन में काम करते हो करो, जितना भी प्रॉफिट कमाओगे 30% हमें दे देना। कैपिटल गेन्स टैक्स बिटकॉइन पे, आप इंडिया में अगर बिटकॉइन से प्रॉफिट कमा रहे हैं आपको 30% किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ताकि अगर कोई सोच रहा हो इन्वेस्टमेंट के लिए हम बिटकॉइन खरीद लें तो ना खरीद पाए। 30% प्रॉफिट सरकार को ही दे दोगे तो आपको क्या बचेगा। तो ये सब तरीके होते हैं किसी भी चीज को रोकने के। ठीक है, सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है। तो ये इंडिया में कहानी रही है। अगर कोई अभी पूछे, बिटकॉइन इंडिया में अलाउड है, बैन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटा दिया था 2018 में। ठीक है, लेकिन 30% टैक्स की वजह से आप यूज नहीं कर सकते। क्लियर है सर यहां तक, कोई डाउट है यहां तक? अब देखो छोटा सा मतलब एक ये मनी एग्रीगेट्स, ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेनिंग वाला पार्ट है। मैं ये सोच रहा हूँ इसको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, आज फर्स्ट क्लास है, वैसे भी थोड़ा वार्म अप रहे तो बेहतर है, और ये इसमें थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगेगा। तो नेक्स्ट क्लास में च्यवनप्राश खा के आएंगे सब लोग, इकोनॉमी ज़्यादा लॉजिक ज़्यादा मांगता है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप लोग समझ लो, अब हम ऐसा करेंगे जैसे जो ज़्यादा जी आप बोल रहे थे ना, हाँ उसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। वीकली आपका एक एमसीक्यू टेस्ट होगा। ठीक है, तो जितना भी टॉपिक हम लोग ये हफ्ते में पढ़ लेंगे इकोनॉमी में, तो उस टॉपिक से हफ्ते में एक आपको एक एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा। ठीक है, और एमसीक्यू टेस्ट ऐसा नहीं है कि मास्टर है फ्री बैठा रहता है बना देगा टेस्ट, हमें क्या, हम बिजी लोग हैं, टाइम मिलेगा तब करेंगे, ऐसा नहीं करना है, साथ ही साथ करना है, क्योंकि सवाल आपकी लाइफ का है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, हमें भी फायदा होगा, आप बढ़ोगे, हमारा भी नाम होगा। लास्ट टाइम में जो हमारे सिलेक्शंस हुए है ना, आपका केमिन जी जो थे रैंक 16, वो हमारा नाहर लगुन बैच से थे। आपका बेगिया आजुम जी, सॉरी, आपका बेगम आंगू जी, तो बेगम आंगू जी हमारा ऑनलाइन की स्टूडेंट थी, तो उनका भी क्या कहते हैं सिलेक्शन हुआ लास्ट में। तो इस तरह के जो स्टूडेंट्स निकलते हैं, हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारे पढ़ाने से फ़ायदा हो रहा है, आप भी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अभी क्या है, शुरुआत है, आप लोगों में जोश ज़्यादा होगा, एक दो दिन कर लोगे आप, लेकिन धीरे धीरे एक जनरल ट्रेंड है कि वो जोश कम होता है, ये नेचुरल है, धीरे धीरे स्टूडेंट भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ आपको डिसाइड करना है कि आपका पर्पस क्या है। क्लास रेगुलर करनी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन इंश्योर करना है, और सिर्फ क्लास से काम नहीं चलेगा, क्लास के अलावा भी कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस होती है, रिवीजन होता है, ये सब कनेक्टेड है, तभी जाके आपका प्रिपरेशन मजबूत होगा। मैं 3 पार्ट में पूरी प्रिपरेशन को डिवाइड करता हूं। CPR, ये आपके प्रिपरेशन का फंडामेंटल है। C फॉर कंसेप्ट, P फॉर प्रैक्टिस, R फॉर रिवीजन। जो भी आपने पढ़ा है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उसका रिवीजन भी करते जाना है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी आप जो पढ़ रहे हो गिनी चुनी चीजें हैं, जब साल एंड होगा, सितंबर आपके नजदीक होगा, तो बहुत सारा कंपाइल हो चुका होगा आप लोगों के पास, तो उसमें हर एक चीज याद रखना बहुत मुश्किल होगा। तो उसके लिए क्या है, आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है, साथ ही साथ रिवीजन भी मेंटेन करना है। अभी तो याद रहेंगी चीजें, लेकिन अभी मैं 4 दिन बाद भी ये टॉपिक पूछ लूंगा ना, आधे लोग नहीं बता पाएंगे, क्यों, क्योंकि रिवीजन नहीं है। तो कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, इसके बगैर सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इसके बगैर तो नहीं हो सकता, ये 3 चीजें आपको अपने लाइफ में इंश्योर करनी पड़ेंगी। अब अगर आपने मन बना लिया है इस बार क्रैक करना है, तो इस सारी चीज से आइसोलेट हो जाइए। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 15 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, बिल्कुल पढ़ाई के अलावा कुछ मत करो, डिसिप्लिन में पढ़िए।
फॉर एग्जाम्पल, मैं जो लास्ट टाइम में हमने मॉक इंटरव्यूज कराए, जितने भी कैंडिडेट्स हमारे सक्सेसफुल हुए, ठीक है, उन सबसे बातचीत मैंने इंडिविजुअली किया। आपका मान के चलो कोई व्यक्ति अगर इंटरव्यू तक भी पहुंच रहा है तो मींस क्रैक करके आया है, वो ऑलमोस्ट ऑफिसर बन चुका है, ऑलमोस्ट ऑफिसर बन चुका है। तो जब मैंने उन सबसे यही बात किया है कि आपने अपनी प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा क्या चीज सीखी, या आपको क्या लगता है दैट इज द मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। किसी ने ये नहीं कहा कि इकोनॉमी बहुत जरूरी है, पॉलिटी बहुत जरूरी है, कि आंसर राइटिंग नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। ये भी पार्ट है, लेकिन ऐसा आंसर किसी ने नहीं दिया। सबने सबने एक का नहीं, एनी ऑल ऑफ देम, एक चीज पे उन्होंने फोकस किया, डिसिप्लिन। शब्द अलग अलग थे, कोई कंसिस्टेंट बोल रहा था इस वर्ड को, कोई अलग बोल रहा था, बट मतलब सबका एक ही था, डिसिप्लिन, रेगुलर। मैंने रेगुलर प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन ऐसा नहीं रहा कि 4 दिन पढ़ाई की, बढ़िया मन नहीं लग रहा, 4 दिन छोड़ दी, फिर 5वें दिन स्टार्ट करी, फिर 2 दिन छोड़ दी। ये नहीं करना है, कंसिस्टेंटली वो लगे रहे। आप जो अटेम्प्ट देने जा रहे हो आपके लिए तो और फायदा है कि आपका सॉर्टेड है, इस बार एग्जाम हो रहा है। आप सोचो जिन्होंने 2021 में डिसाइड किया होगा एपीपीएससी देने का, उनको मौका तो 2024 में मिला ना, उन्होंने कितने साल मेहनत किया। आपको तो फिर भी ये महीने जम के मेहनत कर लेनी है और सितंबर में प्रीलिम्स दे देना है, फिर दिसंबर में मेंस की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर इतना लंबा अगर आपको चलना है ना, अब आप ये सोचो कि मोटिवेशन से ही काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। मोटिवेशन वन डे एग्जाम में काम चल जाएगा, यहाँ इंस्पिरेशन से ही होगी। जब तक आपके अंदर आग नहीं लगी है कि ये एग्जाम निकालना है, तब तक कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तो डिसिप्लिन उन्हीं लोगों के पास आता है। डिसिप्लिन का मतलब ये मत समझना कि मुझे मैंने टाइम टेबल बना लिया, 9 बजे ये करना, 10 बजे करना, वो 11 बजे, वो डिसिप्लिन नहीं है, वो एक ठीक है रूटीन है। डिसिप्लिन का मतलब है आपकी प्रिपरेशन रोज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 दिन पढ़ाई की, 5वें दिन छोड़ के, फिर बीच में छोड़ दिया, फिर पढ़ लिया, फिर बीच में छोड़ दिया। ये जो अप एंड डाउन इस तरह का है, ये नहीं लाना है। आपका मन है, नहीं मन है, पढ़िए। तबीयत खराब है, ज्यादा नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा पढ़िए, बट एक कंसिस्टेंसी लेके आइए, ठीक है। तो जब तक पढ़ें ईमानदारी से पढ़ें। मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं, ऑनेस्टी बहुत चाहिए। ऑनेस्टी का मतलब, और ये ऑनेस्टी आपको मेरे लिए नहीं दिखानी है कि आप बस क्लास में आ रहे हैं कि सर मैं तो ऑनेस्ट था, आपकी क्लास में सब समझ रहा था। ये आपको अपने आप से दिखानी है कि जितनी देर आप पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ पढ़िए, और नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़ाई भूल जाइए उस टाइम के लिए। थोड़ा अपना फ्रेश होने के लिए बाहर निकलिए, थोड़ा वॉक पे निकल गए, किसी दोस्त के साथ थोड़ा घूमने फिरने निकल गए, तो उस टाइम ये नहीं, अरे नहीं 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 यार मेरा ये रह गया वो रह गया, उस टाइम नहीं सोचना है। बेगम अंगू जी जो मैं जिनका एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, उन्होंने भी अपना लाइफ का यही एक एग्जाम्पल दिया था कि बीच में एक ऐसा मोमेंट आया था, उन्होंने तैयारी छोड़ दी थी कुछ टाइम के लिए, लेकिन जब छोड़ी थी ना, फिर एक बार भी पलट के नहीं देखा, कुछ ब्रेक लिया, ब्रेक लेने के बाद फिर वापस आ गए, फिर लग गए, ठीक है। क्योंकि ये एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है जो आप करने जा रहे हो, और ये चैलेंजिंग काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से जब आप ऑफिसर बनोगे तो वो ज्यादा चैलेंजिंग होगा। ये आप जो भी पार्ट प्ले कर रहे हो बहुत आसान पार्ट है, अभी आप अकाउंटेबल नहीं हो। घर वाले तो देखेंगे हाँ 8 घंटा कुर्सी पे बैठा है, हाँ पढ़ रहा है, आप अकाउंटेबल नहीं हो किसी को, अपने आप को हो बस। तब आप गवर्नमेंट को अकाउंटेबल हो गए। आपके शहर में विवाद हो रहा है ना, कोई लड़ाई हो रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब हो रहा है, तो आपने कंट्रोल क्यों नहीं किया? तो वहां प्रेशर आप इमेजिन करो आपके ऊपर कितना होगा। तो उसको अगर हैंडल करना है तो यहां से वो प्रेशर हैंडलिंग आपको सीखनी पड़ेगी। ये डुएबल जॉब है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हो नहीं सकता, डुएबल है, लेकिन टफ है। टफ तब तक है जब तक आप अपने अंदर डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, और डिसिप्लिन आता है सेल्फ इग्निशन से। जब आपके अंदर खुद एक फायर होगा ना, मेरे को निकालना ही निकालना है, एनी हाउ, बाई हुक और बाई फ्रूक, आप एग्जाम निकालेंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मैं जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा था, मेरे पास आया कि मेरे को भी यूपीएससी प्रिपेयर करना है। मैंने कम से कम 8-10 लोगों को ना उनकी तैयारी छुड़वा दी है, क्योंकि मुझे मालूम है ना इसमें डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है।
तो आपको उसको ही फॉलो करना है। डिसिप्लिन आपका मेंटेन होना चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए आपका प्रिपरेशन में, रिवीजन अच्छे से होना चाहिए, रिवीजन में कोई भी आपका फ्लॉ नहीं होना चाहिए। रिवीजन में मेक श्योर करिए जितना भी पढ़ा है विद इन 24 आवर एक बार रिवाइज करना है, 3 डेज में फिर करना है, 7 डेज में फिर करना है, 15 डेज में फिर, 1 मंथ में फिर। ये 5-6 बार आपने रिवाइज कर लिया ना, परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा वो टॉपिक आपका। कोई सोते से भी उठा के पूछ लेगा ना कि हाँ टोकन मनी क्या होता है, खट से आप बता दोगे। लेकिन उसके लिए रिवीजन करना पड़ेगा, और रिवीजन सबसे अंडररेटेड पार्ट है। हमें क्या लगता है बस पढ़ लिया हमारा काम हो गया, हाफ हाफ अचीवमेंट आ गई। हाफ अचीवमेंट का क्या करेंगे आप जब तक आपका एग्जाम नहीं निकल रहा। और ये मत सोचिएगा यार ठीक है नॉलेज गेन कर लेंगे, मस्त पॉडकास्ट खोल लेंगे ध्रुव राठी की तरह। वो भी एक टफ काम है, वो भी एक आपका चैलेंजिंग जॉब है ना। ज्ञान बहुत है लोगों के पास, आप इस ज्ञान को यूटिलाइज कर सकते हैं, आप अपना स्टेट के काम आ सकते हैं, आप अपना कंट्री के काम आ सकते हैं। समझ रहे हैं। तो जस्ट मेक श्योर, आज पहला दिन था, मैं इसीलिए आपको ये रियलाइज करा रहा हूँ, क्योंकि ताकि ऐसा ना हो ना कि मैं मान लो 2 महीने बाद बोल रहा हूँ तो सर पहले बता दिया होता, 2 महीने वेस्ट ना होते। तो मैं आज पहली बता दे रहा हूँ, एक्टिव रहना है। गिने चुने मंथ है, पता नहीं चलेगा, चुटकी बजा के निकल जाएंगे। बस ईमानदार रहिए अपने आप से, कि अगर पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं हो पढ़ रहे हैं पीछे पिक्चर चल रही है कि यार वैलेंटाइन डे आ रहा है, ठीक है, तो ये बैक आउट द माइंड, ये सब क्लैरिटी नहीं होनी, मतलब नहीं चलना चाहिए। इनको भी टाइम दो, एक्स्ट्रा चीज़ों को, लेकिन जब उनको टाइम दो यहाँ से कट ऑफ हो जाओ। तो जिसको भी टाइम दो ऑनेस्टी के साथ दो, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, मिलते हैं सर अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, हाँ हाँ एक बताइए, आ जाइए।